हेलो दोस्तों, डीबीएमएस का ये सीरीज आपको यूपी एलटी ग्रेड का एक एक कंसेप्ट सिखा देगा। वीडियो को अंत तक देखते जाइए। इसमें हमने टॉप के 71 क्वेश्चंस को रखा है। एक एक क्वेश्चंस आपको काफी ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करने वाला है, तो मेक श्योर करना है कि वीडियो को अंत तक देखना है। और अगर आपको वीडियो सच में पसंद आएगा तो प्लीज एक कमेंट कर देना। इसी के साथ मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं और एक एक क्वेश्चंस को आपको काफी बारीकी से सॉल्व करके दिखाता हूं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ डीबीएमएस। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि जो डीबीएमएस है ये बेसिकली है क्या, राइट। तो सबको इसका फुल फॉर्म पता है कि इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो डेटाबेस को मैनेज करे, राइट। तो सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि डेटाबेस को मैनेज तो कर रहा है और इसका फुल फॉर्म भी होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि डेटा क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले मुझे ये जानना काफी जरूरी हो जाएगा कि डेटा है क्या। तो देखो, कोई भी चीज मैं शुरू से इस वीडियो में जो कुछ भी बोल रहा हूं, राइट, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं, जो कुछ भी मैं लिख रहा हूं, अगर मैं कुछ भी कर रहा हूं, कुछ भी, तो सारा का सारा क्या है, एक डेटा है। अगर कीबोर्ड पर मैं कुछ टाइप कर रहा हूं, कोई चीज मैं देख रहा हूं, कोई वीडियो देख रहा हूं, कोई टेक्स्ट बोल रहा हूं, राइट, मैं कुछ भी कर रहा हूं, मैं वीडियो में प्रेजेंट हो रहा हूं, वो सारा का सारा क्या है, एक डेटा है। लेकिन यहाँ जो डेटा है वो सारे के सारे रॉ फॉर्म में है, राइट। अब क्या बोलेंगे, इसको अनऑर्गेनाइज्ड बोल सकते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड या फिर रॉ फॉर्म। रॉ मतलब कच्चा, कच्चा फॉर्म में है। तो भैया पक्का फॉर्म क्या है? देखो, जो पक्का फॉर्म होता है डेटा का उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। जो प्रोसेस्ड डेटा होता है, प्रोसेस्ड डेटा, मैं यहां लिखूंगा प्रोसेस्ड, प्रोसेस्ड डेटा। जो प्रोसेस्ड डेटा होता है मतलब जिसका कुछ वैल्यू हो, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। तो पहले मैं आपको डेटा और इंफॉर्मेशन में काफी बेहतर अंतर समझाता हूं, क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है और कोई भी आपसे पूछ सकता है कि अगर आप डीबीएमएस पढ़े हो तो आप बताओ डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है, राइट। तो देखो, डेटा समझो। अगर मैं बोलता हूं, जैसे मानो कोई आदमी है, उसका नाम है राम, उसका नाम क्या है, राम। तो सपोज करो कि कोई क्लास है, एक क्लास ए है, ठीक है, कोई क्लास ए है, क्लास ए है, उसमें राम नाम के 3 लड़के हैं। राम नाम कितने लड़के हैं? 3। अगर मैं आपसे बोलता हूं जाओ राम को बुला कर लाओ, मैं क्या बोलता हूं, मैं बोलता हूं जाओ राम को बुला कर लाओ, तो आप जाएंगे क्लास में और पूछेंगे राम कौन है। तो राम नाम के 3 लड़के हैं, तीनों हाथ उठाएंगे। तो फिर आप कंफ्यूज हो गए कि किस राम को बुला के ले जाना है, सर ने किस राम को बोला है, मुझे तो समझ में आ ही नहीं रहा है, राइट। तो उस समय आपको इंफॉर्मेशन काम आएगी। तो जो डेटा है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, जिससे कोई भी वैल्यू डिटरमाइन नहीं होता है, मतलब वो प्रोसेस्ड फॉर्म नहीं है और डेटा बोलने से पता चलता ही नहीं है कि करना क्या है, राइट। अगर वही डेटा की जगह पे मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ऐसे इंफॉर्मेशन क्या दूं कि जो राम है, राम, राम वो सेक्शन ए में है, ठीक है, सेक्शन ए में है, उसके फादर का नाम जैसे मानो बी है, उसके फादर का नाम बी है, उसका घर मान लो सी जगह पे है, उसका घर सी जगह पे है, और उसका रोल नंबर मैं बोल दूं, उसका जो रोल नंबर है मान लो उसका 3 है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि उस राम को बुला के लाओ जो सेक्शन ए में पढ़ता है, जिसके फादर का नाम बी है, जिसका फोन नंबर सी है या फिर जिसका कॉन्टेक्ट नंबर सी है और जिसका रोल नंबर 3 है, तो क्या आप कंफ्यूज होंगे? तो आप बोलोगे सर नहीं, मैं तो कंफ्यूज नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि यार मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है राम की। आप जाओगे तो आप उसी राम को पकड़ कर लाओगे जिसको हमने कहा है, राइट। तो ये हो गया कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब प्रोसेस्ड डेटा, जिसके हेल्प से हम चीजों को डिटरमाइन कर सकें। और डेटा क्या होता है? डेटा होता है अनऑर्गेनाइज्ड या फिर रॉ फॉर्म्स, जिसका कोई वैल्यू है ही नहीं। अगर उसकी प्रोसेसिंग नहीं की जाए तो डेटा क्या है? कुछ नहीं है, मतलब उसका कोई वैल्यू है ही नहीं, राइट। तो अभी आप समझ लीजिए कि डेटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। अब समझना है डीबीएमएस क्या है। डीबीएमएस, इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जो डेटाबेस हमारा है उसको मैनेज करेगा। ए सॉफ्टवेयर यूज टू मैनेज एंड ऑर्गेनाइज डेटाबेस, ओके। ए हार्डवेयर डिवाइस यूज टू स्टोर लार्ज फाइल्स। देखो, एक हार्डवेयर डिवाइस जो लार्ज फाइल को स्टोर करता है उसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं बोल देंगे, उसको हम स्टोरेज डिवाइस बोलेंगे। जैसे मान लो एचडीडी है, एक हार्डवेयर है जो काफी सारे लार्ज डेटा को स्टोर करता है, तो ये हमारा है स्टोरेज डिवाइस, ना कि डेटाबेस। भगाओ इसको। ए टूल फॉर एडिटिंग स्प्रेडशीट्स, एक ऐसा टूल जो स्प्रेडशीट्स मतलब एक्सेल के फाइल्स को एडिट करे,
ये थोड़ी हो जाएगा, भगाओ। तो क्या होगा, ये सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके हेल्प से हम लोग डेटाबेस को मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, और पता नहीं कितने टाइप के ऑपरेशन हम लोग उस पर परफॉर्म करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। तो अब मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ की डिफरेंस बिटवीन अ फाइल सिस्टम एंड अ डीबीएमएस। देखो अब सवाल ये है कि भैया यार आप डीबीएमएस के बारे में तो बता दिए कि डीबीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे डेटा को मैनिपुलेट करता है, स्टोर करता है, डिलीट करता है, और भी पता नहीं बहुत सारे टाइप्स के ऑपरेशंस करता है। तो जो डीबीएमएस है इसकी हमें जरूरत पड़े ही क्यों, जब हमारे पास फाइल सिस्टम था। जब हमारे पास फाइल सिस्टम था ही तो इसकी जरूरत हमें पड़े ही क्यों, राइट। तो देखो जो फाइल सिस्टम था, फाइल सिस्टम ये हमारे डेटा को फाइल्स और फोल्डर्स के रूप में स्टोर करता था, राइट। और फाइल्स फोल्डर्स में डेटा को मैनेज करना, डेटा को इंसर्ट करना, और कोई डुप्लीकेट डेटा है उसको रिमूव करना। अगर मानो कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, उसकी विदाई हो रही है, या फिर जो एम्प्लॉय है मानो कि वो मर गया है, जो एम्प्लॉय काम कर रहा था पहले वो मर गया है, तो फिर उसके डेटा को रिमूव करना, जितने जगह उसके डेटा है सबको रिमूव करना, और एक नाम के अगर 10 लोग हैं तब तो काफी चैलेंजिंग टास्क हो जाता था फाइल सिस्टम में चीजों को मैनेज करने में, राइट। तो उन सारे दिक्कत को दूर करने के लिए डीबीएमएस का इजाद हुआ, डीबीएमएस मार्केट में आया और सारी की सारी चीजों को एकदम अच्छे से सॉल्व कर दिया जितनी भी दिक्कत थी। तो जो फाइल सिस्टम है वो ट्रेडिशनल फॉर्म है डेटा को सेव करने का। आजकल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम लोग फाइल सिस्टम में सेव नहीं कर सकते हैं। और फाइल सिस्टम का एक दिक्कत और था, क्या था कि एक बार में बहुत सारे लोग डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। एक बार में एक आदमी, सिंगल आदमी डेटा को एक्सेस करेगा। तो आंसर है फाइल सिस्टम प्रोवाइड डेटा सिक्योरिटी बेटर देन डीबीएमएस। क्या जो फाइल सिस्टम है वो डीबीएमएस से ज्यादा सिक्योर है? ये कैसे हो गया भाई? नहीं। डीबीएमएस अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस डेटा कंकरेंटली व्हाइल फाइल सिस्टम डू नॉट। यस, जो डीबीएमएस है, डीबीएमएस इसमें क्या होता है, कंकरेंटली बहुत सारे यूजर्स डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो फाइल सिस्टम है उसमें एक बार में एक ही यूजर कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो फिजिकली स्टोर है, राइट। बैंड बच जाएगा इसमें, तो हमारा बी नंबर आंसर मिल जाएगा। फाइल सिस्टम्स यूज टेबल्स टू मैनेज डेटा रिलेशनशिप। नहीं, ये तो हमारा डीबीएमएस होता है, जो आर डीबीएमएस होता है, आर डीबीएमएस टेबल्स में स्टोर करता है। डीबीएमएस कैन नॉट हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। डीबीएमएस हैंडल करता है, फाइल सिस्टम नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर हमारा बी देखने को मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस। बोल रहा है कि जो डीबीएमएस है, जो डीबीएमएस इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब कौन से इसमें विशेष गुण है जो डीबीएमएस को एक काफी रिलायबल स्टोरेज बनाता है, राइट। तो क्या डेटा रिडंडेंसी कंट्रोल, इमेज कंप्रेशन, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट, मोर देन वन ऑफ द अबव। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो जो डीबीएमएस है, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्या वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट है? नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या इसका काम है? कुछ नहीं। क्या इमेज को कंप्रेस करता है? नहीं। जो इमेज को कंप्रेस करने वाले अलग टेक्निक है, जो इमेज को लॉसी और लॉसलेस कंप्रेशन में करते हैं। इसके बारे में मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया हुआ है, राइट। इमेज कंप्रेशन इसका काम नहीं। इमेज को स्टोर करने का अगर बात हो, जो डीबीएमएस है, इमेज को अगर स्टोर करने की बात हो, अलग अलग टाइप्स के डेटा को स्टोर करने की बात हो, तब डीबीएमएस को हम काम में लेते हैं, ना कि इमेज को कंप्रेस करने में। तो आंसर ये नहीं होगा। डेटा रिडंडेंसी कंट्रोल, यस। देखो जो डेटा होता है वो बहुत रिडंडेंट हो जाता है फाइल सिस्टम में, मतलब डुप्लीकेट। अगर मैं रिडंडेंट की बात करूं तो डुप्लीकेट। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो फाइल सिस्टम है, फाइल सिस्टम, इसमें डुप्लीकेट डेटा एंट्री होने का चांस बहुत ज्यादा रहता था। क्योंकि जैसे मानो कि कोई आदमी है, राम, मैं मान लेता हूं, राम का एग्जांपल ले रहा हूं कि पहले से डेटाबेस में राम नाम से कोई आदमी काम कर रहा है, मतलब कोई है, फिर कोई नया एम्प्लॉय आया, उसका भी नाम राम है, राइट। तो फिर उसका जब एंट्री होगा तो डेटा हमारा डुप्लीकेट हो गया, डुप्लीकेट हो गया। भले इसका एम्प्लॉय आईडी अलग है, उसका एम्प्लॉय आईडी अलग है, लेकिन राम जो अगर नाम सेम है तो डुप्लीकेट डेटा हो रहा है, राइट। तो फिर इसको फिल्टर करना कि ये राम दूसरा है और जो नया राम आया है वो दूसरा है, ये फाइल सिस्टम में काफी चैलेंजिंग टास्क हो जाता था। वहां काफी ज्यादा डेटा रिडंडेंट हो जाते थे, तो उसको फेच कर पाना, चीजों को एक्सप्लोर कर पाना, उसमें कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाना किसी जंग से कम नहीं था, राइट। तो
तो जो रिडंडेंसी है उसको कंट्रोल करता है डीबीएमएस। इसमें हर एक जो इम्प्लॉय होता है, हर एक चीजें होती हैं, उसको यूनिक आईडी असाइन किया जाता है जिसको हम प्राइमरी की बोलते हैं, और उसके हेल्प से हम लोग चीजों को कंट्रोल करते हैं। और हम चाहते हैं कि इस राम को हटाया जाए या फिर इस आदमी को हटाया जाए, तो उस आदमी को हम लोग काफी आसानी से इसमें हटा सकते हैं, और जो डुप्लीकेट डेटा है उसको हम लोग काफी हद तक कम कर सकते हैं। हालांकि जो डुप्लीकेट डेटा है उसको कम करने का बहुत सारे हमारे पास नॉर्मल फॉर्म्स आएंगे, 1NF 2NF 3NF, तो ऐसे ही बहुत सारे उसके फॉर्म्स हैं, उसको हम लोग देखने वाले हैं, राइट। तो इस केस में हमारा आंसर मैं ए के साथ जाऊंगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस। इसमें से डीबीएमएस का एग्जाम्पल कौन है, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका एग्जाम्पल कौन है? क्या माई सिक्वल है? क्या एडोबी फोटोशॉप है? ये तो हमारा ग्राफिक्स बनाने के लिए है, फोटो और ग्राफिक्स बनाने के लिए। तो क्या डीबीएमएस है? नहीं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये तो वर्ड प्रोसेसिंग है, क्या डीबीएमएस है? नहीं। जब दो नहीं है तो क्या मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा? नहीं। क्या नन हो जाएगा? नहीं। तो क्या हो जाएगा? माई सिक्वल। जो माई एसक्यूएल है वो एक टाइप का डेटाबेस है जो मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड है और बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा और भी है MS SQL सर्वर, फिर हमारा है ओरेकल, फिर हमारा है पोस्ट ग्रे SQL, फिर हमारा है मोंगोडीबी, फिर हमारा है मैरियाडीबी, फिर हमारा है SQLite, फिर हमारा क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एसएस। तो यहां मैंने कुछ और डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का नाम लिखा है जिसको आपको याद रखना काफी जरूरी है। एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कौन सा डेटाबेस है और कौन सा नहीं है, राइट। तो आपको जो इंपोर्टेंट डेटाबेस है उसका मैंने नाम यहाँ लिख दिया है, आपको सिंपली इन सारे नाम्स को रट लेना है। इतना बार पढ़ना है कि आपको रटा जाए, राइट, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अगर आपको पता नहीं है कि जो ओरेकल है वो डीबीएमएस है, या फिर जो SQLite है वो डीबीएमएस है, या फिर जो माइक्रोसॉफ्ट एसएस है डीबीएमएस है, तो फिर आप चक्कर खा जाएंगे और आप गलत टिक मार देंगे, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट क्लाउड सर्विस मॉडल्स लाइक आस, पास और सास। आस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, पास मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सास मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। देखो IaaS इसका डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछा जाएगा, क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, पास मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और सास मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, राइट। तो तीनों फुल फॉर्म पहले आपको याद रखना है। और इसका मतलब क्या होता है? देखो जो आस होता है, आस ये हमारा, यहां लिखता हूं, ये हमारा नेटवर्क सपोर्ट में हेल्प करता है। मैं यहां लिखता हूं नेटवर्क सपोर्ट। और देखो जो पास होता है, पास ये होता है ऐप एंड वेबसाइट होस्टिंग में काम करता है, वेबसाइट होस्ट करने में काम आता है। और एक जो होता है सास, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ये हमारा क्या करता है? एप्लीकेशंस और गेम्स। इसका बहुत तगड़ा एग्जांपल है। बहुत सारे लोग समझ पा ही नहीं रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है। देखो आस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। मतलब जैसे हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट है, PPT है, राइट, पावर पॉइंट है, तो ये है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मतलब हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो एज अ सर्विस हमें मिल रहा है, सर्विस हमें प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आपको PPT बनाना है तो आपको अलग से अपना सॉफ्टवेयर बनाने की जरूरत नहीं है। जो पावर पॉइंट है वो बोल रहा है कि आप मेरे सॉफ्टवेयर को यूज करो, हम लोग बना कर रखे हैं, आप मेरे सॉफ्टवेयर को एज अ सर्विस यूज करो, राइट। और इसके बदले में आप हमें कुछ पैसे देना, अगर आप पेड वर्जन लेते हो तो, नहीं तो फ्री में भी आप लिमिटेड यूज कर सकते हो, आप लिमिटेड फंक्शनैलिटी के साथ चीजों को यूज कर सकते हो। तो साथ क्या है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, मतलब हम लोग सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ सर्विस, आप उसको यूज करो। ऐसे ही पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, अगर आपको अपना वेबसाइट होस्ट करना है तो अलग से आपको पूरा का पूरा होस्टिंग बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एक स्पेस खरीद लो एक प्लेटफॉर्म में, जैसे होस्टिंगर है, GoDaddy है, एक प्लेटफॉर्म में उस पर आप अपने कुछ स्पेस खरीद लो और वहां चीजों को होस्ट करो, राइट। तो जो आस है, पास है, सास है, एक काफी इंपॉर्टेंट है और आज के जमाने में तो इसका यूज भर भर के हो रहा है, राइट। तो बोल रहा है दे प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। ओके, मुझे एक बार में आंसर मिल गया।
दे आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं। दे आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड बाय एआई, नहीं। देखो आज क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, पास प्लेटफॉर्म और साथ सॉफ्टवेयर, तो मैं जाऊंगा ए के साथ, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द एसिड प्रॉपर्टीज इन डीबीएमएस। जो एसिड प्रॉपर्टी है, एसिड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता। जो एसिड प्रॉपर्टी है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डायरेक्ट आपसे एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि जो एसिड है इसका फुल फॉर्म क्या है, और फिर आपसे जो इसका फुल फॉर्म का हर एक टर्म है उसके बारे में पूछा जाएगा। तो एसिड क्या है, एसिड का फुल फॉर्म होता है एटॉमिसिटी, सी से कंसिस्टेंसी, आई से आइसोलेशन और डी से ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी, तो इसका आंसर तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। क्या इनहांसिंग इमेज क्वालिटी, नहीं। क्या कंप्रेसिंग ऑडियो फाइल्स, नहीं। तो अब सवाल है कि भैया जो इसका फुल फॉर्म है एटॉमिसिटी या फिर कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है एटॉमिसिटी का। तो देखो एटॉमिसिटी का ये मतलब है जो एसिड प्रॉपर्टी वो ट्रांजैक्शन में यूज होता है। जैसे कोई भी हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी पेमेंट करते हैं, पेमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हम करते हैं वो एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। और कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब वो वैलिड नहीं है। और कोई भी ट्रांजैक्शन जो वैलिड है उसको एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो करना ही पड़ेगा, कोई चांस है ही नहीं, देयर इज नो वे, कोई रास्ता नहीं है, एसिड को फॉलो करना पड़ेगा। तो अब देखो जो एसिड है इसमें जो एटॉमिसिटी है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑल और नथिंग। अब क्या समझे इसका मतलब, इसका मतलब है अगर आप किसी के पास, जैसे मानो कोई पर्सन ए है, ए वो बी को 1000 रुपया सेंड कर रहा है, तो एटॉमिसिटी इन ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है कि अगर 1000 रुपया सेंड कर रहा है तो या तो 1000 रुपया इसके खाता में चल जाएगा, अगर सेंड कर रहा है तो 1000 रुपया इसके खाता में चल जाएगा या फिर नहीं जाएगा। ध्यान समझो, ध्यान से मैं क्या बोला हूँ, ऑल या फिर नथिंग। अगर ए जो है बी को पैसा भेज रहा है तो हो सकता है कि जो 1000 रुपया है वो पूरा का पूरा इसके खाता में चल जाए, बी के खाता में, या फिर ऐसा होगा कि इस के पास से बी के खाता में 1 रुपया भी नहीं जाए, मतलब कुछ नहीं जाए। इसका मतलब है ऑल या फिर नथिंग। ऐसा कभी नहीं होगा कि जो ए है वो एक बार में 1000 रुपया भेज रहा है और बी के पास 800 चला गया और 200 बाकी लग गया, ऐसा कभी नहीं होगा। जो एटॉमिसिटी है उसका मतलब है ऑल या फिर नथिंग, या तो सारा का सारा पैसा जाएगा या फिर पैसा नहीं जाएगा, राइट। कंसिस्टेंसी, इसका मतलब समझो, जो कंसिस्टेंसी है उसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो ट्रांजैक्शन होने से पहले का जो स्थिति है वो ट्रांजैक्शन होने के बाद की स्थिति के बराबर हो। जैसे देखो, जैसे ए के पास 10 रुपया है, ठीक है, और बी के पास 5 रुपया है, ठीक है। तो ए और बी, यहां समझो ए और बी के पास टोटल रुपया कितना है, 15 रुपया। अब जो ए है वो 5 रुपया भेजना चाह रहा है बी को, 5 रुपया बी के पास भेजेगा, तो 5 रुपया भेजेगा मतलब इसमें से 5 रुपया माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 5। और 5 रुपया भेज रहा है तो बी में प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10। मतलब जो ट्रांजैक्शन से पहले ए और बी दोनों मिला कितना था, 15। अब ट्रांजैक्शन के बाद ए के पास बच गया 5, ए के बाद 5 बच गया और बी के पास आ गया 10, तो हो जाएगा 15। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंट तभी कहलाएगा जब उसके ट्रांजैक्शन होने से पहले की स्थिति और ट्रांजैक्शन होने के बाद की स्थिति दोनों बराबर हो। जैसे ए और बी पहले मिला के 15 रुपया था, पहले ए के पास 10 था और बी के पास 5 था, 15 था, ठीक है। जब ट्रांजैक्शन हो गया तो ए के पास 5 बच गया और बी के पास 10 हो गया, क्योंकि 5 रुपया इसने भेज दिया, तो इसके पास हो गया 5 + 10 15। तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है, एक वैलिड स्टेट बिफोर द ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू आफ्टर द ट्रांजैक्शन, राइट। नेक्स्ट, आइसोलेशन, इसे क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सेपरेट ट्रांजैक्शन। ऐसा कभी नहीं होगा, देखो यहां से ऐसा कभी नहीं होगा, जैसे मैंने यहाँ ए है, इसके पास 1000 रुपया, ठीक है, और कोई बी है, इसके पास ऐसा कभी नहीं होगा कि जो ए है वो एक ही समय में 500 रुपया जो है वो बी को भेज दे और 500 रुपया उसी समय सी को भेज दे। जो ए है, जैसे मान लो मैं टाइम लेता हूँ 10 बजे, मैंने टाइम लेता हूँ 10 बजे, ठीक है, 10 AM मैं टाइम लेता हूँ। एक टाइम पे मतलब 10 बजे ही, एग्जैक्ट 10 बजे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि 2 ट्रांजैक्शन हो जाए या फिर 2 से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो जाए, संभव ही नहीं है। तो आइसोलेशन का मतलब ये है कि एक बार में एक ट्रांजैक्शन ही होगा, हर एक ट्रांजैक्शन सेपरेट होगा, हर एक ट्रांजैक्शन अलग अलग होगा, राइट। हर एक ट्रांजैक्शन क्या होगा, अलग।
आइसोलेशन मतलब हर एक ट्रांजेक्शन सेपरेट होगा, हर एक ट्रांजेक्शन अलग अलग होगा, राइट। इसका मतलब क्या है, आइसोलेशन। और है ड्यूरेबिलिटी, इसका क्या मतलब है, परमानेंट चेंज। एक बार अगर ट्रांजेक्शन हो गया तो फेल नहीं हो सकता है, अगर फेल हो गया तो फिर पास नहीं हो सकता है। क्या मतलब, देखो जो ए है, मान लो कि वो 50 रुपया या फिर 100 रुपया बी को भेज रहा है, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है, 100 रुपया वो बी को भेज रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि पहले ट्रांजेक्शन फेल हो जाए, बोल दिए ट्रांजेक्शन हैज बीन फेल्ड, और फिर 10 मिनट बाद बोले कि नहीं पास हो गया, पैसा चला गया। ऐसा कभी नहीं होगा, परमानेंट चेंज होगा। या अगर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया तो सक्सेसफुल हो गया, अगर फेल हो गया तो फेल हो गया। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप 100 रुपये भेजने चाह रहे हो और अभी आपका ट्रांजेक्शन फेल हो गया। प्रोसेसिंग का बात नहीं कर रहा हूं मैं, फेल्ड। अगर आपका ट्रांजेक्शन अभी फेल्ड हो गया तो ऐसा कभी नहीं होगा कि 5 मिनट 10 मिनट 24 घंटे के बाद फिर से वही ट्रांजेक्शन जो फेल हुआ है वो पास कर जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, राइट। अगर प्रोसेसिंग में है तो वो पास नहीं हुआ है, अभी प्रोसेस कर रहा है, तो वो जा सकता है। प्रोसेसिंग का केस अलग है, क्योंकि वहां ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है, प्रोसेस कर रहा है, राइट। तो आई थिंक आपको एसिड प्रॉपर्टी के बारे में समझ में आया होगा। और अगर आपको आ गया है तो प्लीज वीडियो को अभी पॉज करो और एक कमेंट करो यार, क्योंकि मैं इतना जान लगा के पढ़ा रहा हूँ, हर एक टॉपिक को एकदम अंदर के अंदर घुस के पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो आप प्लीज एक अच्छा सा कमेंट करें और वीडियो को देखते रहें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस, कौन से हैं जो डीबीएमएस के कंपोनेंट है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा मैनेजर और डेटा, ओके। सॉफ्टवेयर, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड। ये डीबीएमएस का नहीं, ये तो मुझे दिख रहा है कंप्यूटर का कंपोनेंट, एक कंप्यूटर का कंपोनेंट है। डेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, हार्डवेयर, ये भी हमारा कंप्यूटर ही है। सॉफ्टवेयर, डेटा मैनेजर, क्लाउड स्टोरेज, डेटा। जो क्लाउड स्टोरेज है वो डीबीएमएस का कंपोनेंट नहीं है, ये आउटसाइड ऑफ डीबीएमएस है। देखो ध्यान समझो, जो क्लाउड स्टोरेज है, क्लाउड स्टोरेज, अगर मैं सारा का सारा डेटा क्लाउड पे स्टोर कर रहा हूं तब वो हो जाएगा हमारा डीबीएमएस का पार्ट। लेकिन यहाँ क्लाउड एक अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर देखने को मिलेगा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा मैनेजर और डेटा। इस चीज को आपको याद करना है, इस चीज को आपको याद ही कर लेना है, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एन आर डीबीएमएस। जो डीबीएमएस होता है उसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आर आपने ऐड कर दिया तो इसका फुल फॉर्म बन जाएगा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो बोल रहा है कि जो आर डीबीएमएस है उसको कौन सा स्टेटमेंट सबसे अच्छा से डिफाइन कर रहा है। A system that stores data in tables with rows and columns and supports relationships between tables. Okay. A file storage system for multimedia files. और आपको पता है कि जो RDBMS है ये DBMS का भी एडवांस वर्जन है, तो क्या ये फाइल स्टोरेज सिस्टम हो जाएगा? नहीं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वेब डेवलपमेंट के लिए? काट भगाओ इसको। ए टूल इज फॉर ग्राफिक डिजाइन, नहीं, ये तो एडोबी फोटोशॉप है, भगाओ। तो जो रिलेशनल होता है, रिलेशन का मतलब ही होता है टेबल। जो रिलेशन होता है, रिलेशन उसका मतलब ही होता है टेबल, और टेबल का मतलब होता है क्या? रोज और कॉलम का कॉम्बिनेशन, रोज और कॉलम, राइट। तो ऐसा सिस्टम जो डेटा को टेबल्स में स्टोर करता है, रोज और कॉलम्स में, और रिलेशनशिप को सपोर्ट करता है, तो इस केस में मैं एक के साथ चला जाऊंगा, राइट। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट अबाउट RDBMS एंड DBA इज करेक्ट। जो RDBMS होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और जो DBA होता है मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या फिर डेटाबेस का एडमिन। जो डेटाबेस का एडमिन होता है या फिर एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसको काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि यार अगर एक बार डेटाबेस क्रैश कर गया तो आपको पता है कि सारा का सारा चीज हमारा डेटा से ही चल रहा है, राइट। और डेटाबेस ही क्रैश कर गया तो जो DBA है उसके ऊपर कितना प्रेशर जाएगा, कितना उसको झेलना पड़ेगा। इट माइट बी पॉसिबल उसको अपना जॉब भी लूज करना पड़ जाए, राइट। क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब होती है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम किए होंगे या फिर आपने प्राइवेट सेक्टर का भी ज्वाइन किया होगा, आपने ट्रेनिंग की होगी, तब आपको पता चला होगा कि जो DBA है उसका रोल कितना तगड़ा है, राइट। बहुत मुश्किल काम है DBA का, लेकिन बहुत ज्यादा पैसा इसे मिलता है, राइट। तो देखो, क्या DBA मैनेजेज स्टोरेज मैनेजर ओनली? नहीं, केवल स्टोरेज को थोड़ी करता है, और भी कुछ करता है। RDBMS स्टोर्स डेटा इन टेबल्स, ठीक बात है। DBA इंश्योर्स सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस, ओके। क्वेरी प्रोसेसर हैंडल्स नेटवर्क, DBA इंस्टॉल्स सॉफ्टवेयर, नहीं।
डीबीए डिजाइन यूजर इंटरफेस, ई कब से? जो डीबीए होता है वो डेटाबेस को मैनेज करने का काम करता है। तो जो आरडीबीएमएस है, आरडीबीएमएस वो डेटा को टेबल में स्टोर करता है, और जो डीबीए होता है वो सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस को चेक करता है डेटाबेस का, और डेटा को स्टोर करने का काम करता है। यहाँ जो लिखा है डीबीए मैनेजेस स्टोरेज मैनेजर ओनली, देखो जो डीबीए होता है वो स्टोरेज मैनेजर होता है, लेकिन ओनली लिख दिया मतलब केवल यही होता है? नहीं, केवल इतना नहीं होता है, भगा इसको। तो क्या हो जाएगा? बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, in which database architecture does the client directly communicate with the database server without a middle layer? देखो बोल रहा है कि जो क्लाइंट है, क्लाइंट वो डायरेक्टली हमारा किससे, सर्वर से अटैक कर पाए, मतलब क्या कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए। जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर बिना इसके ए इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो देखो जो क्लाइंट है, क्लाइंट वो डायरेक्ट हमारा सर्वर से कर रहा है, मतलब एक तो क्लाइंट हो गया, एक सर्वर हो गया, मतलब एक 2 टियर आर्किटेक्चर हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 टियर। अगर 3 टियर होता, 3 टियर, तो इसमें क्या होता है, एक आ जाता हमारा बीच में एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। अगर एप्लीकेशन लेयर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 टियर। तो जो क्लाइंट है कुछ भी अगर उसको सर्वर से चाहिए तो पहले जाएगा एप्लीकेशन लेयर के पास, इसको रिक्वेस्ट करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको भेजेगा, फिर इसको भेजेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 टियर। लेकिन बोल रहा है कि जो हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है किससे? सर्वर से, बिना मिडिल लेयर के। तो उस केस में हमारा 2 टियर हो जाएगा। सिंगल टियर में क्या होता है, डेटाबेस और जो यूजर इंटरफेस है वो सेम मशीन पे होता है। सिंगल लेयर में क्या होता है, जो डेटाबेस होता है और जो यूजर इंटरफेस वो सेम लेयर पे होता है। 3 टियर में क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है, और एक होता है एप्लीकेशन लेयर, राइट। कोई भी काम कराना होता है क्लाइंट को सर्वर से, या फिर सर्वर को कोई भी चीज क्लाइंट को सेंड करनी होती है, तो एप्लीकेशन लेयर बीच में आता है और उसकी हेल्प से चीजें होती हैं, राइट। नेक्स्ट, which API is specifically designed for Java programs to connect to a database? देखो जो जावा प्रोग्राम है, जावा प्रोग्राम उसको डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए JDBC मतलब जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, मैं यहाँ फुल फॉर्म लिखता हूँ, डायरेक्ट पूछा जाएगा, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, एक क्या होता है, JDBC का फुल फॉर्म होता है। तो बोल रहे कौन सा API है जो जावा प्रोग्राम्स को डेटाबेस से कनेक्ट करता है? तो जो जावा प्रोग्राम को करता है, डायरेक्ट करता है क्या, JDBC। तो आंसर क्या हो जाएगा? JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ODBC क्या होता है? ODBC होता है ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ओपन, यहाँ लिखो ओपन, और फिर डेटाबेस कनेक्टिविटी, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये क्या करता है, जावा के अलावा, जैसे जावा के जो अलावा हो गया, जैसे मानो C++ हो गया, या फिर पाइथन हो गया, या फिर C हो गया, पर्ल हो गया, इन सारे लैंग्वेज को डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हम लोग ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी का हेल्प लेते हैं। XML क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो वेब ब्राउजिंग में काम आता है, वेब ब्राउजिंग, राइट। तो अगर जावा प्रोग्राम को कनेक्ट करना है डेटाबेस से तो JDBC, बाकी सारे लैंग्वेज को करना है तो ODBC। अब सवाल ये है कि भैया यार जो JDBC है इसको तो आपने बता दिया कि जावा प्रोग्राम से कनेक्ट हो जाएगा, क्या जो ODBC है, ODBC अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि जो ODBC है क्या उसके हेल्प से जावा प्रोग्राम को हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं? क्वेश्चन समझो, क्या जो ODBC है उसके हेल्प से जावा प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट किया जा सकता है? तो आंसर है यस, आंसर यस है कि हाँ हो जा सकता है, लेकिन ये रिकमेंड नहीं किया जाता है, ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि जावा के लिए जब खुद का उसका कनेक्टिविटी सेंटर है JDBC, तो फिर उसको दूसरे का हेल्प क्यों लेना है? आप कर सकते हैं लेकिन रिकमेंडेड नहीं है, राइट। नेक्स्ट, ODBC इज मेनली यूज्ड फॉर कनेक्टिंग एप्लीकेशंस टू डेटाबेस इन विच एनवायरनमेंट? जो हमारा ODBC होता है, ODBC मतलब ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, उसके हेल्प से आप किस टाइप्स की एप्लीकेशंस को कनेक्ट करते हैं? क्या जावा को करते हैं? जावा को आप कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग JDBC करते हैं, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। विंडोज को करते हैं, यस। क्या वेब ब्राउजर को करते हैं? नहीं। वेब ब्राउजर तो हमारा क्या है, एक वेब एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग ब्राउजिंग का काम करते हैं, राइट। उसको किसी चीज से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, इनफैक्ट उसके हेल्प से हम लोग चीजों को कनेक्ट करते हैं, राइट।
मोबाइल ऐप्स नहीं, मोबाइल ऐप्स का इसमें कुछ काम नहीं है। नेक्स्ट, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विंडोज एप्लीकेशन। नेक्स्ट, इन अ 3 लेवल डेटाबेस आर्किटेक्चर विच लेवल डिस्क्राइब्स हाउ यूजर सी द डेटा। बोल रहा है कि 3 लेवल डेटाबेस आर्किटेक्चर में कौन डिफाइन करता है कि जो यूजर होता है वो डेटा को कैसे देखता है। क्या इंटरनल लेयर होता है, क्या कंसेप्चुअल होता है, क्या एक्सटर्नल होता है, क्या फिजिकल होता है। तो यूजर कैसे डेटा को देखता है, ये हमारा होता है एक्सटर्नल। मतलब यूजर जो होता है बाहर रहता है, बाहर जो यूजर आता है वो तो बाहर आता है, वो मोबाइल में घुसा हुआ थोड़ी रहता है, वो तो बाहर आता है, तो बाहर से देखेगा, राइट। तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। जो इंटरनल लेयर होता है, इंटरनल लेयर उसको बोलते हैं फिजिकल लेयर, फिजिकल स्टोरेज। जो इंटरनल लेयर है मतलब फिजिकली चीजें इसमें स्टोर होती हैं। जो इंटरनल लेयर है उसमें फिजिकली हमारे डेटा स्टोर होती हैं। कंसेप्चुअल लेयर क्या है, लॉजिकल स्ट्रक्चर, मतलब जिस स्ट्रक्चर को हम लोग रियल में देख नहीं सकते हैं, हम लोग सिर्फ मान सकते हैं कि इस टाइप से हमारा डेटा स्टोर हुआ है। ध्यान समझो, कंसेप्चुअल मतलब क्या, हम लोग सिर्फ ऐसा मान लेते हैं कि इस फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर हुआ है, वो लॉजिकल स्ट्रक्चर है, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है लेकिन होता है। एक्सटर्नल व्यू क्या होता है, यूजर व्यू। एक्सटर्नल को हम लोग यूजर व्यू बोलते हैं कि यूजर डेटा को किस प्रकार देख रहा है, राइट। उसको क्या बोल देंगे, एक्सटर्नल लेवल बोल देंगे। तो बोले यहाँ यूजर कैसे डेटा को सी करेगा, कैसे देखेगा, तो एक्सटर्नल लेयर लेवल के हेल्प से इसको देखेगा, राइट। नेक्स्ट, व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ एसक्यूएल एंड व्हाट डज सीक्वल स्टैंड फॉर। इसका आंसर इसी में है, राइट। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर इसी में। बोल रहा है कि जो एसक्यूएल है, एसक्यूएल इसका अर्लियर नाम क्या है और जो सीक्वल है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो आपको पता होगा कि जो एसक्यूएल है उसको पहले सीक्वल कहते थे, राइट। जो एसक्यूएल है उसको हम क्या बोलते थे, सीक्वल। तो सीक्वल इसमें है, सीक्वल इसमें है, ये हमारा आंसर नहीं होगा, सीक्वल इसमें है, ठीक है। अब देखो, जो इसका फुल फॉर्म होता है सीक्वल का क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज, सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज, ये तो नहीं होता है, और सी नंबर होता ही नहीं है, दो गलत। सीक्वल और सिंपल एग्जीक्यूटेबल क्वेरी लैंग्वेज, ये भी नहीं होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। ये हमारा ए ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप इसको याद कर लो। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि जो एसक्यूएल था उसको सीक्वल बोलते थे। अगर आपको नहीं पता था तो कोई बात नहीं, आप उसको याद कर लो और इसके बाद आपको गलती नहीं करनी है, राइट। तो इसका फुल फॉर्म आपने जान लिया। ये हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 14, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए द फर्स्ट ग्राफिकल क्वेरी लैंग्वेज। बोल रहा है कि कौन सा ऐसा लैंग्वेज है जिसको हम लोग सबसे पहला ग्राफिकल क्वेरी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। क्या वो क्वेरी बाय एग्जांपल है, क्या वो एसक्यूएल है। जो एसक्यूएल है वो तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, क्या वो ग्राफिकल क्वेरी लैंग्वेज है, नहीं, इसको काट दो। क्या जो ERD है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, वो लैंग्वेज थोड़ी है, भगाओ इसको। क्या जो DDL है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ये हमारा क्वेरी लैंग्वेज नहीं है, एक कमांड का लैंग्वेज है, राइट। जो हमारे पास एसक्यूएल है उसमें बहुत सारा कमांड है, जैसे DDL हो गया, DML हो गया, TCL हो गया, राइट। तो इस टाइप के कमांड है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा QBE, मतलब क्वेरी बाय एग्जांपल। क्वेरी बाय एग्जांपल क्या है, जो फर्स्ट ग्राफिकल क्वेरी लैंग्वेज है जिसका फुल फॉर्म होता है क्वेरी बाय एग्जांपल, राइट। नेक्स्ट, एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर, इसके पहले मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब जो टर्म एसक्यूएल है, एसक्यूएल ये डेवलप्ड किया गया है IBM के द्वारा। जो IBM है मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा इसको क्या किया गया, डेवलप किया गया। जो इंजीनियर्स ने डेवलप किया था उसका नाम था डोनाल्ड डी चैम्बरलिन, और एक और था रेमोंड F बायस। जो एसक्यूएल था इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसको IBM के द्वारा, मतलब IBM में जो इंजीनियर्स काम कर रहे थे, डोनाल्ड डी चैम्बरलिन और रेमोंड F बायस, इन लोगों ने डेवलप किया। और इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या सिंपल क्वेरी लिस्ट हो जाएगा, नहीं। क्या स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं। क्या सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज हो जाएगा, नहीं। तो आंसर हमारा ये देखने को। हाउ मेनी टाइप्स
ऑफ एसक्यूएल कमांड्स आर देयर। मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन में बताया था, एक जो था डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, राइट। तो हमारे पास कितने टाइप के एसक्यूएल कमांड्स हैं? तो जो मेजर एसक्यूएल कमांड्स है वो हमारे पास हैं 4 टाइप्स के, राइट। डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज और डीसीएल, राइट। इस टाइप के हमारे पास 4 लैंग्वेज हैं। तो मैं चारों को यहाँ दिखाता हूँ और इसमें कौन कौन से हमारे पास कमांड्स आते हैं उसको भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाता हूँ और काफी बेहतर तरीका से आपको चीजें बता रही हूँ। जो चीजें इस पीपीटी में लिख दी गई है और जो चीजें मैं लिख रहा हूं, अगर आपने सिर्फ इतना भी पढ़ लिया जितना मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं और जितना पहले से इसमें लिखा गया, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं यार, इससे बाहर नहीं आएगा, राइट। इससे बाहर चीजें नहीं आएंगी। जितना मैं बता रहा हूं आप इसको सारा सारा पढ़ लो, जितना मैं लेक्चर्स करा रहा हूं, जो पीपीटी में मैं लिख दिया हूं और जो मैं पेन से लिख रहा हूं इसको कर लो, और साथ ही साथ जो नोट्स में है और जो पीवाईक्यू का सेट्स है उसको मार लो। इसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिंदास सोए रहो, राइट। तो जो 4 एसक्यूएल कमांड्स इसके आंसर होते हैं ये तो हमने पता चल गया। जो डीडीएल है मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके फुल फॉर्म आगे के क्वेश्चन में मिलेंगे, तो मैं इसका फुल फॉर्म यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ बता रहा हूँ। जो डीडीएल है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसमें हमारे पास क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, इतने सारे कमांड्स आते हैं, ठीक है। आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ट्रंकेट है वो किस टाइप का कमांड है। जो ट्रंकेट है, जो ट्रंकेट क्या वो डीडीएल है, डीएमएल है, डीसीएल है, टीसीएल है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए जो ट्रंकेट है वो डीडीएल है, राइट। डीएमएल मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और मर्ज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या मतलब है? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और मर्ज, इसमें 4 कमांड आते हैं। डीसीएल मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, इसमें आता है ग्रांट और रिवोक। टीसीएल मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जो ट्रांजैक्शन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या आता है? कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट और सेट ट्रांजैक्शन। कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट और सेट ट्रांजैक्शन। अगर जितना इसमें पॉइंट्स लिखा गया अगर आपने इसको याद कर लिया तो एक क्वेश्चन तो आपका इसमें से सही आने वाला ही है, एक क्वेश्चन आपका आएगा और आप इसको सही करेंगे, राइट। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं और उसमें काफी सारे क्वेश्चंस को अपन करते हैं। और एक है हमारा डीक्यूएल, डीक्यूएल मतलब डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। लेकिन जो स्टैंडर्ड है उसको आप 4 ही मानो। जो सेलेक्ट है, सेलेक्ट और डेटा क्वेरी लैंग्वेज है। हालांकि बहुत सारे किताब में आपको 5 देखने को मिल जाएगा, जो मॉडर्न किताब से उसमें 5 मिल जाएगा, राइट। तो मैं आपको एक चीज रिकमेंड कर देता हूं कि अगर ऑप्शंस में 4 रहेगा, हाईएस्ट नंबर 4 ही रहेगा, 5 नहीं रहेगा, तो आप 4 के साथ जाना। और अगर 5 रहेगा, जैसे इस केस में 5 है, तो आप 5 की तरफ जाना, राइट। क्योंकि जो DQL है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, इसमें सिर्फ एक सेलेक्ट आता है, सेलेक्ट कमांड। आजकल इसको इसमें रखा गया है और 5 बना गया है, राइट। तो मॉडर्न अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो आप 5 के साथ जाएं। अगर ऑप्शन में 5 है ही नहीं तो आप 4 डेफिनेटली मारें, 4 हमारे काफी मेन होते हैं, राइट। तो मैं जाऊंगा इस समय अब 5th के साथ, राइट। इसको काट दो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डीडीएल कमांड इन एसक्यूएल? डीडीएल कमांड कौन सा है? डीडीएल कमांड कौन सा है? क्या सिलेक्ट है? सिलेक्ट तो DQL है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। क्या इंसर्ट है? इंसर्ट मतलब मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। क्या क्रिएट है? यस। क्या अपडेट है? अपडेट भी है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो इसका आंसर हमें C देखने को मिल जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? C, क्रिएट। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नहीं, तो अगर आपको क्रिएट के बारे में पता नहीं था पहले, अगर आप नहीं पढ़ते तो क्या आप इसका आंसर कर पाते? नहीं कर पाते। इसलिए जो यहाँ टेबल दिया गया है आप इसको तोते की तरह रट लो, एकदम तोता की तरह इसको रट लो, एकदम जो चारों टेबल है इसको रट लेना है, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज? क्या जो क्रिएट है वो मैनिपुलेशन का काम कर रहा है? मैनिपुलेशन मतलब उसमें डेटा कुछ मैं जोड़ रहा हूँ, घटा रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, ऐसा कुछ कर रहा हूँ, मैनिपुलेट। तो क्या जो क्रिएट की हेल्प से हम मैनिपुलेशन काम करते हैं? नहीं, इसको काट दो। क्या अपडेट हो जाएगा? बिल्कुल अपडेट हो जाएगा। क्या ग्रांट हो जाएगा? नहीं। ग्रांट क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया था, जो ग्रांट और रिवोक क्या होता है? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL। देखो मैंने आपको यहाँ ग्रांट और रिवोक के बारे में बताया है। ग्रांट और रिवोक क्या है? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, राइट। नेक्स्ट,
एडीसीएल हो गया। कमिट क्या है? ए है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अपडेट। आंसर क्या हो जाएगा? अपडेट। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं, तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेंगे, और मैं तो बोलूंगा यार अगर आपने टेबल को याद कर लिया तो आई डोंट थिंक इसके बाद कुछ चीजें आपसे पूछी जाएंगी इस टॉपिक पे, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डीसीएल मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कौन है? क्या सेलेक्ट है? ये तो हमारा है डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। क्या ग्रांट है? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, कंट्रोलिंग का काम कौन करता है? क्या ग्रांट हो जाएगा? बिल्कुल। क्या डिलीट हो जाएगा? ये तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। क्या इंसर्ट हो जाएगा? ये भी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, इंसर्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ग्रांट देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द एसक्यूएल कमांड दैट इज टीसीएल मतलब ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। क्या कमिट है? बिल्कुल। क्या अपडेट है? ये तो हमारा क्या है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। क्रिएट, डीडीएल, ग्रांट क्या है? ये हमारा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज ग्रांट है। और तो हमारा क्या पूछा है? ट्रांजेक्शन कंट्रोल। तो ट्रांजेक्शन कौन कंट्रोल करता है? कमिट करता है, या फिर रोल बैक करता है, या फिर सेव पॉइंट, या फिर सेट ट्रांजेक्शन। तो इस केस में हमारा कमिट आंसर देखने को मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विच इज द करेक्ट राइटिंग ऑर्डर ऑफ दिस एसक्यूएल क्लॉजेज इन क्वेरी। इस क्वेश्चन को करना आसान नहीं है। मैं पहले एक पानी पी लेता हूं, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, तब तक आप इसको सोचो, राइट। देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि जो एसक्यूएल हम लोग क्वेरी लिखते हैं उसका राइटिंग ऑर्डर क्या है। एक होता है राइटिंग ऑर्डर और एक होता है एग्जीक्यूशन ऑर्डर। पहला है कि किस ऑर्डर में हम लोग राइट करते हैं, लिखते किस ऑर्डर में हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि किस ऑर्डर में जो हमारा क्वेरी है वो एग्जीक्यूट होता है। तो क्या सबसे पहले हम लिखते हैं फ्रॉम, फ्रॉम वेयर ग्रुप बाई, मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे मानो कुछ सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम वेयर, कुछ कंडीशन देते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सिलेक्ट फिर फ्रॉम। तो पहले फ्रॉम लिख देंगे? नहीं, पहले सिलेक्ट लिख देंगे, यस, फिर फ्रॉम लिख देंगे, यस, फिर वेयर लिख देंगे, बिल्कुल ये हमारा सही दिख रहा है मुझे। फिर ग्रुप बाई, फिर हैविंग, फिर ऑर्डर बाई। पहले वेयर ही लिख देंगे? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। पहले सिलेक्ट लिखेंगे, ठीक है, फिर वेयर लिख देंगे? नहीं, सिलेक्ट के बाद पहले हम फ्रॉम लिखेंगे, तो हमारा ये गलत है, ये गलत। तो मैं जाऊंगा बी के साथ। देखो ये हमारा क्या आता है? राइटिंग ऑर्डर, मतलब किस ऑर्डर में हम लिखते हैं। तो अगर आपने क्वेरी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं सिलेक्ट। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले सिलेक्ट लिखते हैं। सिलेक्ट जो चीज हमें सिलेक्ट करना है, जैसे मानो मुझे सारा चीज सिलेक्ट करना है तो स्टार लिख दिया। अगर कोई स्पेसिफिक चीज सेलेक्ट करना होता है तो उसका नाम लिखते हैं, राइट। तो सिलेक्ट दैट स्पेसिफिक चीज फ्रॉम टेबल का नाम और वहां वेयर मतलब कंडीशन लगाने के लिए। तो सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, ये हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा। अगर राइटिंग ऑर्डर की बात है तो अगर 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 ये एग्जीक्यूशन की बात आ जाए तो चीजें अलग हो जाएंगी, राइट। तो देखो यहां मैं एग्जांपल यहां कुछ अटैच किया हूं आपको समझाने के लिए। देखो सिलेक्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का काउंट एज एम्प्लॉय काउंट, एम्प्लॉय काउंट में इसका एलियाज है फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल से। तो पहले सिलेक्ट फ्रॉम, फिर वेयर, फिर ग्रुप बाई, हैविंग, ऑर्डर बाई। सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाई हैविंग ऑर्डर बाई, ये हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। यस, वो हमारा था राइटिंग ऑर्डर और ये हमारा है एग्जीक्यूशन ऑर्डर। तो अब बताना है किस ऑर्डर में चीजें एग्जीक्यूट होती हैं। तो देखो जो राइटिंग ऑर्डर था क्या उसी ऑर्डर में चीजें एग्जीक्यूट होती हैं? नहीं, उस ऑर्डर में नहीं होती। तो जो सबसे पहले सिलेक्ट था सिलेक्ट स्टार, ये तो गलत हो जाएगा। क्या पहले वेयर आ जाएगा? नहीं, पहले आता है फ्रॉम, पहले फ्रॉम आ जाएगा, ठीक है। पहले क्या आएगा? फ्रॉम। फ्रॉम देखो जैसे आप यहां लिख रहे हो, आप जैसे यहां लिख रहे हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम जैसे मान लो वेयर, जैसे मान लो स्टूडेंट स्कोर ग्रेटर देन मान लो 100, ऐसा कुछ है मान लो। तो पहले सिलेक्ट स्टार स्टार फ्रॉम टेबल, मतलब जो टेबल है उसमें से सिलेक्ट करो। क्या सिलेक्ट करना है? कहां से? तो फ्रॉम से।
कैसे एग्जीक्यूट होगा, कहां से सेलेक्ट करना है, मतलब कहां से सेलेक्ट करना है, कहां से मतलब फ्रॉम, कहां से, तो फ्रॉम, पहले फ्रॉम आएगा, ठीक है, पहले फ्रॉम आ गया, सेलेक्ट करना है उसको फ्रॉम से। उसके बाद जहां कंडीशन क्या हो, वेयर, वेयर क्या करता है, कंडीशन को डिटरमाइन करता है। जहां कंडीशन क्या हो, जहां कंडीशन हो कि स्टूडेंट का स्कोर ग्रेटर देन 100 हो, तो पहले सेलेक्ट करना है कहां से, मतलब जिस टेबल से सिलेक्ट किए हैं कहां से, तो फ्रॉम आ गया। और कंडीशन क्या हो, वेयर स्टूडेंट का स्कोर ग्रेटर देन 100 हो, तो कंडीशन क्या है, वेयर, तो आ जाएगा वेयर, तो फ्रॉम वेयर। और उसको ग्रुप बाई करो, हैविंग और सेलेक्ट, ऐसे एग्जीक्यूट होता है, तो हमारा बी आंसर देखने को मिलेगा। फ्रॉम के बाद सेलेक्ट नहीं आ सकता है। मैं क्या करता हूं, पहले आपको एग्जांपल दिखाता हूं, देखो कैसे होता है। फ्रॉम, सबसे पहले फ्रॉम, लोड द डेटा फ्रॉम द स्पेसिफिक टेबल, जो भी आपको डेटा चाहिए तो किसी टेबल से चाहिए, राइट, तो उस टेबल में, मतलब फ्रॉम दैट टेबल, फ्रॉम दैट टेबल, तो उस टेबल में जाओ, डेटा को लोड कराओ, राइट। और वहां कंडीशन लगाओ, फिल्टर द रोज, आप वेयर क्लॉज की हेल्प से क्या करते हो, कंडीशन लगाते हो, जहां रोज को फिल्टर किया जाता है कि कौन से कंडीशन को फुलफिल करने वाला डेटा आपको चाहिए। उसको ग्रुप करो, सारे रो को ग्रुप करो, रिमेनिंग रो को, फिर उसको फिल्टर करो, ग्रुप्स को फिल्टर करो। ग्रुप्स को फिल्टर करने के लिए हमारा हैविंग लगता है, और फिर फिल्टर करने के बाद आपको कौन से डेटा चाहिए उसको सेलेक्ट करो। फिल्टर आपने कर दिया, फिल्टर तो कर दिया, अब कौन सा डेटा चाहिए भाई, उसमें से सेलेक्ट करो और फिर उसको सॉर्ट करो कि किस ऑर्डर में चाहिए। तो फ्रॉम वेयर ग्रुप बाई हैविंग, फ्रॉम वेयर ग्रुप बाई हैविंग, सेलेक्ट ऑर्डर बाई। तो इस केस में आपका आंसर बी देखने को मिलेगा, अगर एग्जीक्यूशन का ऑर्डर आए तो, और अगर राइटिंग का ऑर्डर आए तो पहले सिलेक्ट आएगा फिर हमारा फ्रॉम आएगा, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपैरिजन ऑपरेटर इन एसक्यूएल। जो एसक्यूएल है इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, क्या सिंगल इक्वल टू होता है, क्या एंड होता है, एंड हमारा होता है क्या, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। क्या लाइक होता है, लाइक, देखो लाइक क्या होता है, पैटर्न मैचिंग होता है। जैसे मान लो स्टार, अगर मैं यहाँ ए लिख रहा हूँ, मतलब ए से शुरू होने वाले सारे कैरेक्टर को मुझे दिखाओ, बिटवीन, ये तो होता है दो चीजों के बीच की चीजों को निकालने के लिए, राइट। तो इसमें कंपैरिजन मतलब क्या होता है, जिसके हेल्प से हम लोग कंपेयर करें, तो होता है हमारा इक्वल टू। कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर और हैं जिसके बारे में आपको समझना है, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इरेजर को यहाँ पिक करता हूँ, क्यों नहीं हो रहा यार, हाँ इरेजर, ये हमारा हो गया। देखो अब ध्यान समझो, हमारे पास क्या क्या है समझो, इसको बोलते हैं क्या, इक्वल टू, इक्वल टू है, ये हमारा क्या है, एक्सक्लेमेशन इक्वल टू, या फिर ऐसे इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये हमारा क्या है, लेस देन, ये हमारा ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो सारे के सारे जो ऑपरेटर हैं उसको क्या बोलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर, राइट। इसको याद कर लेना है, आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछा जाएगा कि ये जो सिंबल है इसका क्या मतलब है। डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सिंबल इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू। तो आपको हर एक सिंबल को याद कर लेना है। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस सिंबल्स इज यूज्ड एज अ लॉजिकल ऑपरेटर इन एसक्यूएल। लॉजिकल कौन है, तो मैंने आपको पिछले जो क्वेश्चन था उसमें बताया कि जो लॉजिकल है, ये हमारा एंड क्या है, लॉजिकल, जो एंड है वो क्या है, लॉजिकल। तो आपको पता है जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है किसी प्रोग्रामिंग में वो तीन होता है, एंड, और, एंड, नॉट। तो इसमें तीन दिया है, सिर्फ और दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉजिकल हो जाएगा। ये हमारा क्या है, कंपैरिजन, ग्रेटर देन, एक क्या है, नॉट इक्वल टू, और एक क्या है, वाइल्ड कार्ड, इसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड। जैसे लाइक जो ऑपरेटर था, लाइक, लाइक के साथ यूज हुआ है, ये लाइक ऑपरेटर है, पैटर्न मैचिंग के लिए यूज होता है। अगर आपने परसेंटेज ए लिख दिया, इसका मतलब है कि ए से शुरू होने वाले जो कैरेक्टर हैं उनको लाओ, राइट। नेक्स्ट, जो कॉमन लॉजिकल ऑपरेटर्स है मैंने आपको उसके बारे में पहले ही बता दिया है, एंड होता है, और नॉट होता है, तो उसको आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट, which SQL clause is used to group rows that have the same values in a specified column। क्या हैविंग का यूज कर देंगे, नहीं। क्या ग्रुप बाई का करेंगे, यस। अगर रोज को हमें ग्रुप करना है, रोज को, तो हम लोग करते हैं ग्रुप बाई का। क्या ऑर्डर बाई कर देंगे, नहीं, ये तो हमारे सॉर्टिंग में यूज होता है, राइट। ऑर्डर बाई सॉर्ट करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। वेयर क्या करता है, एक कंपेरिजन के लिए करता है, इसको कंपेयर करने के लिए हम चीजों को यूज करते हैं। तो इस केस में आप इसको याद कर लो कि ग्रुप, रोज को ग्रुप करने के लिए आप क्या करते हो, ग्रुप बाई का यूज करते हो। नेक्स्ट, विच क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर ग्रुप्स
आफ्टर द ग्रुप बाई क्लॉज इज अप्लाइड। अब देखो जब ग्रुप बाई अप्लाइड हो गया तब आप लगाते हो क्या, हैविंग। वेयर तो लगा नहीं सकते, पहले लगाते हो। ऑर्डर बाई सॉर्ट करने के लिए होता है, सेलेक्ट करने के लिए होता है, तो आंसर हमारा हैविंग देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, गिवन द टेबल ऑर्डर्स, हमारे पास एक टेबल दिया है ऑर्डर नाम का, ठीक है। व्हाट विल बी द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी रिटर्न, जो हमारे पास क्वेरी दिया है, सिलेक्ट कस्टमर आईडी सम अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल ग्रुप बाई कस्टमर आईडी हैविंग सम अमाउंट ग्रेटर देन 600। तो बोले अगर आप इस क्वेरी को रन करोगे तो आउटपुट होगा क्या, आउटपुट क्या होगा। देखो यहाँ लिखा है जहां सम का अमाउंट हो ग्रेटर देन 600, तो क्या ओनली कस्टमर्स विथ इंडिविजुअल ऑर्डर्स ओवर 600, ओनली कस्टमर्स विथ इंडिविजुअल ऑर्डर्स। यहाँ देखो यहाँ हैविंग लगा है, हैविंग, यहाँ ग्रुप बाई लगा है। जब ग्रुप बाई लगा है मतलब सारे ग्रुप का, उस सारे रोज का, तो क्या यहाँ इंडिविजुअल ऑर्डर्स हो जाएगा, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। कस्टमर्स विथ टोटल ऑर्डर, यस, जिसका टोटल ऑर्डर अमाउंट 600 से ज्यादा हो, एक बार के लिए मैं इसको टिक मारूंगा। ऑल कस्टमर्स एंड देयर ऑर्डर टोटल्स, नहीं, ऑल कस्टमर्स नहीं होगा और उनका टोटल ऑर्डर्स नहीं होगा, क्योंकि हमें उस रोज को सिलेक्ट करना है जिसका अमाउंट है 600 से ज्यादा, राइट, तो हमारा गलत हो जाएगा। सिंटेक्स एरर भगा इसको, ये तो होगा नहीं, तो आंसर हमारा बी देखने को मिल जाएगा। हमें क्वेश्चन में मिला है कि कस्टमर आईडी और सम अमाउंट को सिलेक्ट करना है ऑर्डर टेबल से और उसको ग्रुपिंग करना है रो वाइज, कस्टमर आईडी के हेल्प से ग्रुपिंग करना है जिसका सम हमारा 600 से ज्यादा हो, तो ये हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा। हमारे पास एक टेबल दिया है, इसका कुछ मुझे काम नहीं पड़ा है, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आल डीबीएमएस, कौन सा है जो आल डीबीएमएस का एग्जाम्पल है। क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आल डीबीएमएस है, नहीं, ये तो स्प्रेडशीट है, गलत। क्या ओरेकल डेटाबेस है, बिल्कुल। क्या एडोबी फोटोशॉप है, नहीं, ये तो हमारा ग्राफिक्स बनाने के लिए काम आता है। क्या मोजिला फायरफॉक्स है, ये तो हमारा ब्राउजर है, तो हमारा आंसर ओरेकल डेटाबेस देखने को मिल जाएगा। एक चीज और आप और लिख सकते हैं, जैसे माई एसक्यूएल हो गया, या फिर एसक्यूएल लाइट हो गया, या फिर फायरबोल्ट हो गया, फायरबोल्ट, या फिर मारिया डीबी, या फिर मोंगो डीबी, ये सारे के सारे हमारे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जांपल्स हैं, तो इस केस में मैं बी के साथ जाऊंगा, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नो सीक्वल नो एसक्यूएल डेटाबेस इज ट्रू, नो एसक्यूएल के डेटाबेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। जो नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है ओनली सपोर्ट रिलेशनल डेटा मॉडल्स एंड इज एसक्यूएल एक्सक्लूसिवली, नहीं, ये नहीं करता है। No SQL database are designed for flexible schema and can handle unstructured, yes। देखो जो no SQL होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, not only SQL। तो जो SQL होता है, जो RDBMS होता है, वो तो डेटा को रोज और कॉलम में करता है, लेकिन जो no SQL होता है वो करता है अनस्ट्रक्चर्ड या फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड। तो यहाँ टेबल के रूप में तो हमारा होगा ही नहीं, रिलेशनल डेटाबेस के रूप में तो नहीं होगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सही। नो एसक्यूएल डेटाबेस कैन नॉट स्केल हॉरिजॉन्टली, ऐसा कुछ नहीं है, हॉरिजॉन्टली स्केल कर सकता है, गलत। नो एसक्यूएल डेटाबेस ऑलवेज रिक्वायर फिक्स्ड स्कीमा, नहीं, इसमें फ्लेक्सिबल स्कीमा हो सकते हैं, जैसे सेमी स्ट्रक्चर है तो फ्लेक्सिबल इसके स्कीमा हो सकते हैं, तो भी हमारा गलत हो जाएगा। आंसर हमारा बी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिस्टिंक्ट कीवर्ड इन एसक्यूएल। तो देखो जो डिस्टिंक्ट कीवर्ड होता है, डिस्टिंक्ट होता है, एक डुप्लीकेट रो को भगाता है, डुप्लीकेट को भगाता है मतलब सारे के सारे चीजों को यूनिक कर देता है। टू सिलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम अ टेबल, नहीं। टू रिमूव डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट, यस, डुप्लीकेट को भगाने के लिए। टू सॉर्ट द रिजल्ट, नहीं, इसको हम कहते हैं ऑर्डर बाई से, सॉर्ट करने के लिए ऑर्डर बाई। टू ज्वाइन द टेबल, इसके लिए हम ज्वाइन का यूज करते हैं, ज्वाइंट का, इसको भगाओ, इसको भगाओ, आंसर हमारा बी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, which of the following best describes PostgreSQL, a NoSQL document database। क्या a NoSQL document database हो जाएगा, नहीं। क्या लाइट वेट स्प्रेडशीट हो जाएगा, स्प्रेडशीट एक्सेल थोड़ी है ये, भगा इसको। एन ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यस, ओपन सोर्स है। जो PostgreSQL है एक ओपन सोर्स ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। क्या क्लाउड बेस्ड है, नहीं, क्लाउड बेस्ड नहीं है, इसको याद करो। जो PostgreSQL है इसको आपको करना है याद, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट
आपसे पूछा जा सकता है कि PostgreSQL का क्या मतलब है, मतलब क्यों है PostgreSQL, राइट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द फंक्शन यू टू रिटर्न द नंबर ऑफ रोज इन अ रिजल्ट सेट। नंबर ऑफ रोज मतलब काउंट करेगा, सम मतलब क्या होता है, जोड़, सारा का सारा सम करके, एवरेज मतलब एवरेज रिटर्न करेगा, मैक्स मतलब मैक्स रिटर्न करेगा, मैक्सिमम। तो काउंट हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा, जो काउंट रिटर्न करेगा कितने नंबर ऑफ रोज हैं, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच एसक्यूएल फंक्शन रिटर्न द स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और एवरेज वैल्यू फ्रॉम द न्यूमेरिक कॉलम। तो आपको पता होगा कि एक होता है एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट, उसमें आता है हमारा सम आता है, हमारा काउंट आता है, हमारा मीन मैक्स एवरेज सब आता है। तो बोला स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन सा है, क्या स्मॉलेस्ट काउंट हो जाएगा, नहीं। क्या स्मॉलेस्ट मतलब मैक्सिमम हो जाएगा, नहीं। क्या स्मॉलेस्ट मतलब एवरेज हो जाएगा, नहीं। तो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट मतलब मिनिमम, लार्जेस्ट मतलब हमारा मैक्सिमम और एवरेज मतलब हमारा हो जाएगा क्या, एवरेज। तो इस केस में हमारा आंसर ए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, which of the following is a scalar function in SQL that operates on a single value and returns a single result। बोल रहा है कि कौन सा है एक स्केलर फंक्शन SQL में जो एक सिंगल वैल्यू पे काम करता है और सिंगल रिटर्न को ही क्या करता है, सिंगल रिजल्ट को ही रिटर्न करता है। क्या सम करता है, क्या सम एक वैल्यू पे काम करता है, नहीं। सम में क्या होता है कि बहुत सारे वैल्यूज होती हैं, बहुत सारे रोज होती हैं, उन सबको सम करना होता है। तो क्या ये एक सिंगल वैल्यू है, नहीं। ये सिंगल वैल्यू रिटर्न जरूर करता है लेकिन सिंगल वैल्यू पे काम नहीं करता है। जो सम है वो लास्ट में भले सबको जोड़ के एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है लेकिन सिंगल वैल्यू पे काम नहीं करता है, राइट। बहुत सारे रो हैं, सबको डेटा को इसको प्रोसेस करना है, सबको ऐड करना है, तो इसका रिजल्ट भले हो सकता है सिंगल लेकिन इसका जो प्रोसेसिंग है वो सिंगल नहीं होता है। वैसे ही काउंट का रिजल्ट सिंगल हो सकता है कि जैसे मानो कि काउंट करके 100 डेटा को काउंट कर दिया, 100 आया, तो एक सिंगल आउटपुट है लेकिन 100 डेटा को काउंट तो कर रहा है अलग अलग, तो हमारा सिंगल इनपुट नहीं है। ग्रुप बाई क्या करता है, तो रोज को ग्रुप बाई करता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा अपर। इसमें क्या करता है, अगर अपर मैं लिखता हूँ, जैसे अपर फंक्शन के अंदर कुछ लिख रहा हूँ, जैसे मानो मैं लिख रहा हूँ TRILOKI, तो सबको एक साथ इसको अपर में कर देगा, त्रिलोकी, इसका काम है अपर। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ राउंड फंक्शन इतना इन SQL। देखो ये जो क्वेश्चन है आपके स्टेट में और BPSC TRE में पूछा गया क्वेश्चन है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो मैं आपको बहुत बेहतर तरीका से बता देता हूं ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए, राइट। क्वेश्चन है कि जो राउंड है 123.4567 उसको 2 डेसिमल तक राउंड करो। 123.4567 और इसको 2 डेसिमल तक, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 36, इसको 2 डेसिमल तक हमें राउंड करना है। देखो अगर प्लस में है, ये हमारा किस में है, प्लस में, 2 है मतलब प्लस में, अगर -2 रहता तो माइनस में रहता, राइट। जो 2 है वो प्लस में है, तो हमें क्या करना है, जो डेसिमल है इसके राइट हैंड साइड में, यहां दिया है 2, मतलब 2 डेसिमल में इसके राइट हैंड साइड को हमें निपटा देना है। तो 1 2 3 तो 1 2 3 ही रहेगा। 4 5 6 7, जो 6 7 है इसको आपको भगाना पड़ेगा, और जो 4 5 6 7 है उसको 2 नंबर में आपको करना पड़ेगा। तो देखो 567 है, 567 तो किसके नजदीक है, ये 600 के नजदीक है। ध्यान समझो, जो 567 है ये 600 के नजदीक है, या फिर जो 567 है ये 500 के नजदीक है। नियरेस्ट किसके है, किसके नियरेस्ट है, तो आप लोग सब जो 567 है वो 600 के नियरेस्ट है, जो 567 है वो 500 के नियरेस्ट नहीं है, राइट। 500 से 67 ज्यादा है और 600 से 33 कम है, तो 600 के नियरेस्ट है। तो आप क्या करो, जो 567 है इसको 600 में बना दो, तो क्या हो जाएगा 4600। चूंकि हमें 2 नंबर में इसको कर देना है, जो डेसिमल है इसके बाद 2 नंबर में हमको इसको कंप्लीट कर देना है, तो ये 2 0 को मैं भगा दूंगा, आंसर हो जाएगा 123.46, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 123.46 हमारा आंसर देखने को मिलेगा। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है, इनकेस समझ में नहीं आए, तो प्लीज आप वीडियो को एक बार पीछे करें, फिर से देखें, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है कि यहाँ 2 लिखा है, प्लस लिखा है, प्लस मतलब डेसिमल के बाद, अगर माइनस लिखा रहता तो फिर डेसिमल से पहले, प्लस लिखा मतलब डेसिमल के बाद, अगर माइनस रहता तो डेसिमल के पहले, राइट। नेक्स्ट, व्हाट डज राउंड 98 पॉइंट इतना 0 रिटर्न। अब देखो 98
98.7654, मतलब अब जो जीरो लिखा है, जीरो माइनस नहीं लिखा है, जीरो है, मतलब जो डेसिमल है उसके बाद के नंबर को हमें जीरो कर देना है, जीरो कर देना है। तो 98.7654 है, तो जो 7654 है, 7654 इसको जीरो करना है। तो देखो 98 जो है 98.7654 है, अगर यहाँ 5 से कम रहता तो हमारा 97 हो जाता, लेकिन 98.5 से ज़्यादा है, मतलब सारा का सारा वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 98 को हम 99 नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत सारे लोग के समझ में नहीं आया होगा, मैं समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ यहाँ देखो, यहाँ ऐसे समझो, जैसे यहाँ 98.7 है, 7, तो ये सारा का सारा नंबर 99 के पास है कि ये हमारा क्या है 97 के पास। तो जो 97 से ज्यादा है 98, और जो 98.7 है मतलब ये 99 के ज्यादा करीब है, और 99 के ज्यादा करीब है तो 99 इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। ये जीरो मतलब इसके जो डेसिमल के बाद जो नंबर से इनके जगह पर कुछ नहीं रखना है, यहाँ जीरो लिखा है मतलब इनके जगह पर कुछ नहीं रखना है, हमको सिर्फ डेसिमल के पहले वाले नंबर पे ऑपरेशन करना है, डेसिमल के बाद में कुछ चाहिए ही नहीं, जीरो लिख दिया है। तो इस केस में हमारा आंसर 99 हमें देखने को मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ राउंड 1 2 3.56 -2, यहाँ देखो -2 है, तो 1 2 3 4.56 और -2, तो देखो -2 लिखा है, अगर यहाँ 1 रहता, 1 रहता तो हम लोग क्या करते, ट्रंकेट, और 0 रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, राउंड। लेकिन यहाँ -2 है, -2, और सिर्फ यहाँ एक है, सिर्फ यहाँ एक है, और यहाँ -2, मतलब दो ही पैरामीटर है, दो ही पैरामीटर, इसमें कोई भी फंक्शन नहीं है। जब कोई भी फंक्शन नहीं है तो इसका भी हमें काम नहीं पड़ेगा, राइट। और यहाँ -2 लिखा है, -2 लिखा मतलब क्या, अगर यहाँ +2 लिखा रहता तो मतलब जो डेसिमल है इसके बाद में ऑपरेशन करना है, और यहाँ -2 लिखा है मतलब डेसिमल के पहले हमें ऑपरेशन करना है, हमें क्या करना है, डेसिमल के पहले ऑपरेशन करना है। तो 1 2 3 4.56 है और -2 है, तो मतलब डेसिमल के यहाँ नहीं करना है, डेसिमल के इधर करना है। तो जो 34 है, 34 इसको पकड़ो, 34 जो 34 है वो 40 के ज़्यादा नज़दीक है कि जो 34 है वो 30 के ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि हमें दो नंबर को लेना है, दो डिजिट को, तो मैं दो डिजिट पे ऑपरेशन कर रहा हूँ। जो 34 है वो 40 के नज़दीक है कि जो 34 है वो 30 के नज़दीक है, तो आप बोलोगे सर जो 34 है वो तो 30 के नज़दीक है, तो आप 1230 इसका आंसर कर दोगे। और -2 है तो मतलब माइनस में जाना है, इधर तो काम है ही नहीं, तो ये हमारा खत्म हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1230। ऐसा बहुत लोगों को लगेगा, ऐसा क्या होगा, बहुत लोगों को लगेगा कि इसका आंसर 1230 हो जाएगा, और काफी सारे लोग इसका आंसर मार देंगे 1230, लेकिन इसका आंसर 1230 नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, अब ध्यान समझो, फिर समझना ध्यान से। मैं बोल रहा हूं जो 1234 है और 56 है, तो यहाँ जो -2 है मतलब दो डिजिट, तो अगर एक डिजिट रहता है मतलब टेंस है, और दो डिजिट रहता है मतलब 100 के लिए हो रहा है। जो 1234 है, अब देखना है कि जो दो डिजिट के लिए करना है ना जी, तो जो 1234 है वो देखना है कि वो 1200 के नजदीक है कि जो 1234 है वो 1300 के नजदीक है, 1300। तो इस केस में आप देखोगे कि जो 1234 है वो 1200 के नजदीक है, तो आंसर एक्चुअल में इसका 1200 होगा। मैं आपको 1230 पढ़ा के भरमा रहा था, राइट। आप बहुत सारे लोग इसको 1230 मार देंगे और बोलेंगे भैया यार मेरा तो सही ही है, राइट। देखो ध्यान से क्या बोलना है, इसमें समझना है कि जो -2 है, -2 अगर 2 दिया रहता तो मैं इसको कर रहा था, मुझे तो इधर जाने की जरूरत ही नहीं थी, मुझे क्या इधर जाने की जरूरत थी, नहीं थी। जो -2 दिया मतलब मुझे इसमें जाना है और इस पार्ट में जाना है, तो दो डिजिट को लेना है। जब दो डिजिट को आप लोगे तो डायरेक्ट आप 34 को कैसे ले रहे हो, डायरेक्ट आप 34 को कैसे ले रहे हो, कैसे आप राइट साइड में लेते हो तब ना आप इसको ले रहे हो, दो डिजिट को आप कर रहे हो, इधर आप नहीं कर सकते वैसे, तो आपको सारा का सारा लेना पड़ेगा, मतलब 100 प्लेस तक आप लेना पड़ेगा, और 1234 को 1200 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ राउंड, अब एक काफी भयंकर क्वेश्चन है, 103.4567 और 1। अब देखो यहाँ थोड़ा जटिल प्रश्न मैं इसको बोलूंगा। अगर देखो जो थर्ड वाला नंबर है इसको बोलते हैं फंक्शन,
जो थर्ड पैरामीटर है उसको क्या बोलते हैं, उसको फंक्शन बोलते हैं। और अगर यहाँ 1 है, 1 अगर यहाँ 1 है तो इसका मतलब है ये वैल्यू हमारा ट्रंकेट हो जाएगा, मतलब यहाँ से काट दिया जाएगा। और अगर यहाँ 0 है तो हमारा क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा, राउंड। तो 102.4567 और 2 डेसिमल को हमें क्या करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और 1 दिया मतलब ट्रंकेट करना है, 1 दिया मतलब क्या करना है, ट्रंकेट। तो क्या होगा, 1 दिया हमारा ट्रंकेट करना है, तो इसका आंसर हमारा क्या देखने को मिलेगा, राइट। तो अब ध्यान समझो, ध्यान से समझना आपको काफी जरूरी है। यहाँ ट्रंकेट करना मतलब 2 डिजिट जो है, 2 डिजिट, तो आप 2 डिजिट करोगे मतलब इस 2 डिजिट को आपको ट्रंकेट कर देना है। इस 2 डिजिट को क्या करना है, ट्रंकेट। तो 123.45 इसका आंसर हमें देखने को मिल जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर अगर यहाँ 0 था, तो देखो यहाँ अगर 0 रहता है, 0, तो उस केस में हमें राउंड करना है, मतलब इस 2 अक्षर को छोड़ के यहाँ जो 4 5 है और उसके बाद 6 है, तो यहाँ 4 6 हो जाएगा। तो अगर यहाँ 0 रहता, 0, तो 123.46 आंसर हो जाता है, 4 6। और अगर यहाँ 1 है, 1 मतलब ट्रंकेट करना है, उसको राउंड नहीं करना है। यहाँ वैल्यू 1 है मतलब ट्रंकेट करना है, जो 2 डिजिट के बाद आ रहा है उसको भगा देना है, ट्रंकेट करना है। राउंड मतलब क्या करना है, इसको राउंड करना है 2 डिजिट तक। तो 1 है तो हमें क्या करना है, ट्रंकेट। तो इस केस में हमारा आंसर ए ही देखने को मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इन डेटाबेसेस। जो डेटाबेस है उसमें नॉर्मलाइजेशन का मुख्य काम क्या है। टू स्पीड ऑफ डेटा एंट्री, क्या एक्सेल है, नहीं। टू एलिमिनेट डेटा रिडंडेंसी एंड इंप्रूव डेटा इंटीग्रिटी, अच्छा। टू बैकअप डेटा रेगुलरली, ओके। टू फॉर्मेट रिपोर्ट्स इन प्रिंटिंग, ये तो नहीं होगा। बोला कि जो नॉर्मलाइजेशन है उसका मेन फंक्शन क्या है। तो जो नॉर्मलाइजेशन है उसका मेन पर्पस ये है, नॉर्मलाइजेशन को हम लोग इसलिए लाते हैं कि कम से कम डेटा हमारा डुप्लीकेट हो। मैंने आपको पहले ही बताया कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि जो डुप्लीकेसी ऑफ डेटा होता है उसको कम से कम करना होता है, ताकि डेटाबेस काफी अच्छे से काम कर पाए। कोई भी चीजों को हम एक्सेस करना चाहें तो आसानी से कर पाए, राइट। तो जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसका मेन फंक्शन होता है कि रिडंडेंसी को कम करना और डेटा इंटीग्रिटी को इंप्रूव करना। तो इस केस में हमारा बी आंसर देखने को मिल जाएगा। काफी सारे टाइप के नॉर्मल फॉर्म्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, फिर 4th NF, 5th NF, राइट। तो बहुत सारे टाइप के नॉर्मल फॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं। सबको हम लोग काफी अच्छा समझने वाले हैं, सबका डेफिनेशन याद करने वाले हैं, और मैं तो बोलूंगा यार रटने वाले हैं, एकदम रट लेंगे उसके डेफिनेशन को, ताकि एग्जाम में डायरेक्ट डेफिनेशन का क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसको उड़ा पाए, राइट। नेक्स्ट, which of the following is not recognized type of normal forms in the database normalization। फर्स्ट NF होता है, सेकेंड NF होता है, 4th NF भी होता है, 5th NF होता है। 5 लेवल फॉर्म जैसा कुछ नहीं होता है, राइट। ये हमारा आंसर नहीं होता है। तो कौन कौन से होता है समझो। फर्स्ट NF होता है जो एलिमिनेट रिपीटिंग ग्रुप्स करता है और इंश्योर्स एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है मैंने आपको बताया, आप कमेंट करें। एटॉमिसिटी के बारे में मैंने आपको काफी डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप कमेंट करें कि एटॉमिसिटी क्या होता है, राइट। 2NF क्या होता है, रिमूव्स पार्शियल डिपेंडेंसी ऑन ए पार्ट ऑफ द की, ओके। 3NF रिमूव्स ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बिटवीन एट्रीब्यूट्स। 4NF एलिमिनेट्स मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। 5th NF रिजॉल्व्स ज्वाइन डिपेंडेंसी टू रिड्यूस रिडंडेंसी। अब बहुत सारे लोग को जो 1NF 2NF ये सारे के सारे जो डेफिनेशंस हैं उनको पल्ले पढ़ ही नहीं रहा होगा, उनको पल्ले नहीं पड़ा होगा क्या है भैया। तो देखो आप धीरज रखो, धैर्य रखो, जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे काफी सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लेंगे। और इन केस आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको नोट्स या फिर किसी थ्योरी की किताब से पढ़ना होगा, जिसमें काफी सारी चीजें एक्सप्लेन की गई रहती है एग्जाम्पल के थ्रू। क्योंकि यहाँ अगर मैं सिर्फ नॉर्मल फॉर्म पढ़ाना शुरू करूंगा तो 2 घंटे लगेंगे। जितने भी नॉर्मल फॉर्म्स हैं उनका एग्जाम्पल, उनका फंक्शंस, उनका काम क्या है, क्यों आए थे, अगर मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो 2 घंटे लगेंगे सिर्फ इसको पढ़ने में, राइट। तो मैं आपको सिर्फ इसका बेसिक्स बता रहा हूँ कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, BCNF क्या है। तो आप इसको पढ़ो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में नोट्स है आप जाकर उसको ले सकते हो, उसको अच्छे से पढ़ के आप ये समझ सकते हो, राइट। या फिर जब स्टेट का एग्जाम बीत जाएगा और अपन BPSC TRE का प्रिपरेशन करेंगे, उस समय हम लोग काफी अच्छे से क्लास लगाएंगे शुरू से, थ्योरी का और किसका, MCQ का, राइट। तो आप इसको याद कर लो। अभी के टाइम में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको याद कर लो, एकदम रट जाओ।
इन द फंक्शनल डिपेंडेंसीज ऑफ ए टेंड्स टू बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बोल रहा है कि जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है ए टेंड्स टू बी, इसका मतलब क्या है? क्या बी यूनिकली डिटरमाइंस से? नहीं। ए एंड बी आर ऑलवेज आइडेंटिकल, दोनों अलग अलग है, दोनों एक है? नहीं। ए फंक्शनली डिटरमाइंस बी, क्या जो ए है वो फंक्शनली बी को डिटरमाइन कर रहा है? ओके। बी द प्राइमरी की, यहाँ तो प्राइमरी की बात ही नहीं है और ये तो होगा नहीं। इसका मतलब होता है ए फंक्शनली डिटरमाइंस बी, जो ए है ए वो फंक्शनली बी को डिटरमाइन कर रहा है, राइट? इसका मतलब ए है। वाई इज नॉर्मलाइजेशन नेसेसरी इन डेटाबेस डिजाइन? रिडंडेंसी को भगाने के लिए और जितने भी हमारे पास एनोमलीज है उनको कम करने के लिए। टू इंक्रीज डेटा रिडंडेंसी, जो नॉर्मलाइजेशन है उसको लाते हैं कि रिडंडेंसी को कम करे, तो क्या उसको इंक्रीज करने के लिए लाके आते हैं? नहीं, काट दो इसको। टू अवॉइड अपडेट एनोमलीज एंड इंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी, बिल्कुल सही बात है। टू मेक क्वेरी स्लोअर करने के लिए लाते हैं? नहीं। टू डुप्लीकेट डेटा फॉर बैकअप? नहीं। इसका आंसर होगा टू अवॉइड अपडेट एनोमलीज। एनोमलीज मतलब क्या होता है? दिक्कत, परेशानी, परेशानी, राइट? तो आंसर हमारा बी देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, विच कंडीशन मस्ट बी अ रिलेशन सेटिस्फाइड टू बी BCNF? वॉइस कोडेड नॉर्मल फॉर्म, VOIC, वॉइस कोडेड नॉर्मल फॉर्म। बोला कौन सी कंडीशन है जो इसको सेटिस्फाई करेगा? एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की? नहीं, ये तो नहीं है। एवरी डिटरमिनेंट इज ए कैंडिडेट की? ओके। देयर आर नो मल्टी वैल्यूड, ये तो फोर्थ एनफ है, भगाओ इसको। द रिलेशन है नो डुप्लीकेट की, ये हमारा प्राइमरी की के लिए है, इसको भगाओ। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए देखने को, हमारा बी देखने को मिल जाएगा। जो BCNF होता है रिक्वायर्स दैट फॉर एवरी फंक्शनल डिपेंडेंसी द डिटरमिनेंट मतलब लेफ्ट साइड मस्ट बी अ कैंडिडेट की। तो बोल रहा है कि कौन से है जो BCNF को सेटिस्फाई कर रहा है? तो कौन कर रहा है? एवरी डिटरमिनेंट जो होगा वो कैंडिडेट की होगा। मतलब अगर लेफ्ट वाला जो की है वो हमेशा क्या होगा? कैंडिडेट की होगा। जो लेफ्ट वाला है वो हमेशा कैंडिडेट की होगा। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जिनको नॉर्मल फॉर्म के सारे डेफिनेशन पता है, जिनको नॉर्मल फॉर्म्स पता है, उनके डेफिनेशंस पता है, राइट, वो इस चीजों को समझ पा रहे होंगे, बाकी लोगों को समझ में आ ही नहीं रहा होगा, राइट। स्पेशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ, देखो कॉलेज के टाइम में जो स्पेशलाइजेशन था और जनरलाइजेशन था, एक होता है स्पेशलाइजेशन और एक होता है जनरलाइजेशन। ये मेरे को समझ में आता ही नहीं था, मुझे समझ में आता ही नहीं था कि है क्या, लेकिन मैं आपको बेहतर तरीके समझा रहा हूं। मैं याद कर लिया था ST, मैं याद किया था ST, S से स्पेशलाइजेशन और T से टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच मैं याद कर लिया था। S के बाद T आता है तो मैं याद कर लिया था ST। जो स्पेशलाइजेशन है वो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। टॉप मतलब बड़ा, जो टॉप में होगा वो एक होगा, फिर यहाँ 2 भाग में बटेगा, फिर और भाग में बढ़ते जाएगा, राइट। स्पेशलाइजेशन क्या है? कंबाइनिंग मल्टीपल एंटिटी इनटू अ जनरलाइज्ड एंटिटी, नहीं ये तो जनरलाइजेशन है। डिवाइडिंग अ हायर लेवल एंटिटी इनटू लोअर लेवल सब एंटिटी, यस, एक हायर लेवल को लोअर लेवल हम सब एंटिटी में डिवाइड कर रहे हैं। टॉप डाउन मतलब टॉप से लेकर डाउन तक। तो मैं क्या याद किया था? स्पेशलाइजेशन मतलब टॉप डाउन, ST स्पेशलाइजेशन मतलब टॉप डाउन। तो ये हमारा बी हमारा आंसर देखने को मिलेगा। ट्रीटिंग अ रिलेशन एज ए एंटिटी, नहीं ये नहीं होगा। रिमूविंग रिडंडेंट डेटा, ये नहीं होगा। आप इसको याद कर लो, ST, S मतलब स्पेशलाइजेशन और T मतलब क्या होता है? टॉप डाउन। टॉप ऊपर से डाउन, टॉप से डाउन कब होगा? जब ऊपर बड़ा होगा, उसको ब्रेक करो ब्रेक करो ब्रेक करो, तो डिवाइड करते जाओगे तो क्या हो जाएगा? ये स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। तो सेम टू सेम ऐसे ही है एग्रीगेशन। और उसके पहले क्या है? ये हमारा क्या है? कंबाइनिंग मल्टीपल एंटिटी इनटू जनरलाइज्ड, मल्टीपल को जनरलाइज में कर रहे हो, ये हो जाएगा जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन इसमें क्या करोगे? मल्टीपल को जैसे 3 है इसको 2 कर दोगे, फिर इसको कंबाइन करके 1 कर दोगे, नीचे से ऊपर, तो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? नीचे से ऊपर। ये टॉप डाउन था, ये क्या हो जाएगा? बॉटम अप, ये हो जाएगा बॉटम अप, बॉटम अप, राइट। नेक्स्ट, एग्रीगेशन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज डिवाइडिंग एंटिटी इनटू सब क्लास, कंबाइनिंग एंटिटी टू फॉर्म अ न्यू एंटिटी, नहीं। ट्रीटिंग अ रिलेशनशिप सेट इज ए हायर एंटिटी लेवल और एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट डेटा, एलिमिनेशन वाला काम तो हमारा एग्रीगेशन का नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देखो डिवाइडिंग एंटिटी इनटू सब क्लास, जो एंटिटी है इसको डिवाइड कर रहे हो सब क्लास में,
तो जनरलाइज कर रहे हो, स्पेशलाइज कर रहे हो, राइट, स्पेशलाइज ये हो जाएगा हमारा जनरलाइज, और कंबाइनिंग डिग्री टू फॉर्म न्यू जनरलाइज हो जाएगा, और ट्रीटिंग रिलेशनशिप एज ए सेट ऑफ हायर लेवल एंटिटी ये हमारा हो जाएगा एग्रीगेशन। इसको याद करो, जो एग्रीगेशन है, एग्रीगेशन आप उसको याद कर लो, आपको क्या करना है, उसको याद करना है, राइट। नेक्स्ट, विच की यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल एंड कैन नॉट कंटेन नल। नल यहाँ लिखा है, नल कौन से नल वैल्यू को नहीं कंटेन कर सकता है और यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो आप ये बचपन से चीजें पढ़ते आ रहे होंगे कि यूनिकली आइडेंटिफाई करने वाला कोई भी रिकॉर्ड में जो की होता है जिसका वैल्यू नॉट नल होता है, मतलब नल नहीं होता है, उसको हम लोग बोल देते हैं प्राइमरी की। उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी की। तो इसके बारे में कुछ और समझ लो। हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ मेन कीज होती हैं, 6 टाइप की कीज होती हैं, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, फॉरेन की, कंपोजिट की और अल्टरनेट की। तो जो प्राइमरी की होता है, क्या होता है, ये यूनिकली चीजों को आइडेंटिफाई करता है, यूनिकली हर एक रिकॉर्ड को, ये नल नहीं हो सकता है और कम से कम इसमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, राइट, मतलब छोटा से छोटा ये हमारा की होता है, राइट। कैंडिडेट की क्या होता है, ऐसा एट्रीब्यूट जो किसी चीज को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। प्राइमरी की में अलाउ नल इन सम डीबीएमएस, इसमें नल हो सकता है लेकिन प्राइमरी की में नल नहीं हो सकता, इसमें नल हो सकता है। सुपर की सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइड, एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स का कलेक्शन जो किसी भी टेबल के रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। ऐसे ही फॉरेन की, कंपोजिट की, अल्टरनेट की, आप इसको पढ़ लो। आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है, और मुझे लग रहा है आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो आपको करना है याद। मैं सारा का सारा इसमें लिख कर इसलिए लाया हूं ताकि आप इसी जगह से याद कर लें, 2 बार 3 बार पढ़ें और चीजें आपको याद हो जाए, राइट। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेन टाइप्स ऑफ कीज आर कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड इन अ रिलेशनल डेटाबेस। तो मेन टाइप के जो की हैं वो हमारे होते हैं 6 टाइप के, 6, और 6 के 6 बारे में मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ है। तो अगर आप इस टेबल को याद कर लेते हैं तो आई डोंट थिंक कि इससे बाहर कोई भी की आने वाला है। सुपर की क्या होता है, मे कंटेन एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स बट यूनिकली आइडेंटिफाई रोज, जैसे एम्प्लॉय आईडी या फिर ईमेल। वैसे ही आप कैंडिडेट की, वैसे ही प्राइमरी की, फिर अल्टरनेट की, फॉरेन की, कंपोजिट की। तो ये सारे हमारे कीज हैं, 6 टाइप्स होते हैं, आप इसको याद कर लो, सुपर, कैंडिडेट, प्राइमरी, अल्टरनेट, फॉरेन और कंपोजिट। काफी सारे की आपको याद होंगे। आपको ये याद रखना है कि जो नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कीज होते हैं वो हमारे पास 6 होते हैं। प्राइमरी की के बारे में सबको पता है कि यूनिक होता है, नॉट नल होता है। वैसे ही कंपोजिट की के बारे में सबको पता है कि 2 या 2 से ज्यादा कीज को कंबाइन करके कंपोजिट की बनाया जाता है, जैसे ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ऐसे दोनों मिल के हमारा बन गया क्या, कंपोजिट की। कैंडिडेट की के बारे में काफी लोगों को पता है कि एक कम से कम यूनिक एट्रीब्यूट होता है जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं होती हैं, जैसे एम्प्लॉय आईडी। नेक्स्ट, द एंटिटी रिलेशनशिप ईआर मॉडल इज यूज्ड टू। तो सबसे पहले जो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है उसमें एंटिटी क्या है, एंटिटी है कोई भी रियल वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट, ए रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। एंटिटी क्या है, एक रियल वर्ल्ड का क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट है, रियल वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट है। जैसे कुछ भी बोल दो, जैसे स्टूडेंट बोल दो, कोई कार बोल दो, कोई एम्प्लॉय बोल दो, कोई बेंच बोल दो, डेस्क बोल दो, कुछ भी बोल दो जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है उसको एंटिटी बोलते हैं। तो बोल रहा कि जो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, ईआर मॉडल, उसका काम क्या है, डिफाइन डेटा स्टोरेज। डेटा स्टोरेज फॉर्मेट को करता है, नहीं। विजुअली रिप्रेजेंट्स एंटिटीज, ओके। उसका एट्रीब्यूट मतलब उसका प्रॉपर्टी और उसका रिलेशनशिप डेटाबेस में, ओके, मुझे सही लग रहा है। एग्जीक्यूट एक्सक्यूएल क्वेरीज, नहीं। मैनेज डेटाबेस ट्रांजेक्शंस, ये तो हमारा टीसीएल का काम है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ। तो इस केस में मैं आंसर बी के साथ जाऊंगा। जो एट्रीब्यूट होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज। अब इसका क्या मतलब है सर, जैसे देखो हमारे पास जो कार है, कार कोई ऑब्जेक्ट है, कार क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। तो कार को सपोज कर लो मैं रेक्टेंगल में भरूंगा, एंटिटी है तो, और इसके जो एट्रीब्यूट है उसको मैं ओवल में भरूंगा। जैसे मानो कार का जो मॉडल क्या है, कार किस ईयर में बना है, ईयर। कार का कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम, ठीक है। कार का माइलेज क्या है, कार का कलर क्या है, ये सब जो हैं जिसको मैं इसमें भर रहा हूँ ओवल में, वो सारे के सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब सारे के सारे इसके प्रॉपर्टीज हैं, राइट। तो उसको प्रॉपर्टीज बोलते हैं। नेक्स्ट,
विच सिंबल इन एन ईआर डायग्राम रिप्रेजेंट्स एन एंटिटी, जो एंटिटी होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, एंटिटी को रेक्टेंगल से करते हैं, रेक्टेंगल, तो आंसर हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा। डायमंड से किसको करते हैं, डायमंड से करते हैं रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। ओवल से किसको करते हैं, ओवल से करते हैं हमारा एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट बोलो या फिर क्या बोलो, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। ट्रायंगल ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसको याद करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन कंपोनेंट ऑफ ईआर मॉडल, एंटिटी होता है, एट्रीब्यूट होता है, रिलेशनशिप होता है, इंडेक्स नहीं होता है, ये हमारा नहीं होता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ एंटिटी इन ईआर मॉडल, प्राइमरी एंटिटी होता है, नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग होता है, बिल्कुल। मेन होता है, नहीं। पैसिव होता है, नहीं। स्ट्रॉन्ग होता है और एक होता है वीक। स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी, आप इसको याद करो, आपको क्या करना है, इसको याद करना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच एट्रीब्यूट टाइप इन ईआर मॉडल कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू स्मॉलर सब पार्ट्स, कौन सा एंटिटी है जिसको और स्मॉलर सब पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। क्या वो सिंपल है, इसका नाम ही सिंपल है, क्या सिंपल को और हम लोग बांट सकते हैं, नहीं, ये तो ऐसे ही सिंपल है। कंपोजिट, यस, कंपोजिट कर सकते हैं। ड्राइव में कर सकते हैं, नहीं। मल्टी वैल्यूड में क्या होता है, वो बहुत सारा वैल्यू को लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम बांट सकते हैं। मल्टी वैल्यूड बहुत सारे वैल्यू को लेता है, राइट। कंपोजिट क्या होता है, इसको हम लोग बांट सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहां समझो, जो एट्रीब्यूट होता है, जैसे सिंपल हो गया, जैसे इंडिविजुअल वैल्यू, मतलब वैल्यू को हम बांट नहीं सकते हैं, सिंगल वैल्यू को एक कंटेन करेगा। कंपोजिट मतलब मेड ऑफ मल्टीपल पार्ट्स, ठीक है। सिंगल वैल्यू मतलब एक वैल्यू पर एंटिटी स्टोर कर सकता है। मल्टी वैल्यू मतलब मल्टीपल वैल्यू को कर सकता है। डिराइव मतलब कंप्यूटेड फ्रॉम अदर डेटा, और की मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जैसे हमारे पास 6 टाइप के जो कीज हैं, वो सारे इसके एग्जांपल्स की के हो जाएंगे। विच एट्रीब्यूट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज फॉर अ सिंगल एंटिटी, तो मल्टी वैल्यूड हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा। और सिंपल क्या है, फॉरेन क्या है, स्टोर्ड क्या है, इन सब के बारे में हमने काफी अच्छे से पीछे डिस्कस कर लिया है, आप इसको समझ लीजिए। इन एन ईआर डायग्राम, कार्डिनैलिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ एंटिटी इन ए रिलेशनशिप, number of relationships an entity can participate, the maximum and minimum number of entities occurrences related to another entity, हमारा क्वेश्चन में क्या है 55, या फिर द एट्रीब्यूट टाइप ऑन ए एंटिटी, जो एट्रीब्यूट टाइप है किसी एंटिटी का, वो तो उसका प्रॉपर्टी है, ये तो कार्डिनैलिटी नहीं है। द नंबर ऑफ एंटिटीज इन ए रिलेशनशिप, कितने एंटिटी है किसी रिलेशनशिप में, वो उसका कार्डिनैलिटी नहीं है, राइट। द नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स इन एंटिटी, ये तो कार्डिनैलिटी नहीं है, इसको भगाओ। The maximum and minimum number of entities occurrences associated with another entity, कार्डिनैलिटी मतलब क्या है, जैसे मानो यहाँ 1 है, 1 तो किससे कनेक्टेड है, जैसे मानो 1 से 2 से 3 से, यहाँ जैसे मानो मेनी है, मेनी, तो ये किससे कनेक्टेड है, मेनी टू मेनी, मेनी से मेनी। तो इसका मतलब होता है एक जो एंटिटी है वो दूसरे तरफ कितने एंटिटी से कनेक्टेड है, राइट, उसको बोलते हैं मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ कितने एंटिटी हो सकते हैं उससे कनेक्ट होने वाले, उसको बोलते हैं कार्डिनैलिटी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कार्डिनैलिटी कंस्टेंट्स इन ईआर डायग्राम, ये हमारा कौन है, क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा नहीं है। 1 to 1 होता है, यस, एक इधर है एक इधर है, 1 to 1, 1 to मेनी, एक इधर है इधर मेनी है, 1 to मेनी, ठीक है। मेनी टू 1, इधर मेनी है और इधर 1 हो जाएगा, यस। मेनी टू ऑप्शनल, ऐसा कुछ नहीं होता, तो आंसर हमारा डी देखने को मिल जाएगा। तो कौन कौन से होते हैं आप इसको याद करो, मैं आपके लिए यहाँ टेबल लेकर आया हूँ ताकि चीजें आसान हो जाए, क्योंकि अगर इतना चीज मैं यहाँ लिखने की कोशिश करूंगा तो जो हमारा लेक्चर है वो 5 घंटे से कम का नहीं बनेगा, राइट। देखो 1 to 1 में क्या होता है, एक पर्सन का एक ही पासपोर्ट होता है, इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे कोई इस कंपनी का सीईओ होता है, एक ही होता है, ठीक है। 1 to मेनी में क्या है, डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं और एक मदर के बहुत सारे बच्चे होते हैं। मेनी टू 1, बहुत सारे स्टूडेंट का एक सिंगल स्कूल होता है और बहुत सारे ऑर्डर्स का एक सिंगल कस्टमर होता है, एक ही कस्टमर बहुत सारे ऑर्डर को कर सकता है, राइट। मेनी टू मेनी मतलब एक बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे कोर्स को ले सकते हैं, बहुत सारे अथर्स बहुत सारे बुक को लिख सकते हैं, राइट। ये वाइस वर्सा दोनों केस में होता है, तो आपको इसको टेबल को याद कर लो। नेक्स्ट, व्हाट डज द डेटाबेस स्कीमा प्राइमरली डिफाइन, देखो जो डेटाबेस का स्कीमा होता है, स्कीमा, जो डेटाबेस का स्कीमा होता है, स्कीमा, एक होता है स्कीमा और एक होता है इंस्टांस। इंस्टांस ध्यान समझो, जो स्कीमा होता है वो रियल स्ट्रक्चर होता है, जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है, जो डेटाबेस का टेबल होता है, जैसे टेबल में डेटाबेस में जैसे कोई कार है तो उसका मॉडल क्या है, उसका नेम क्या है, उसका कलर क्या है, जो स्ट्रक्चर है, जो रियल में स्ट्रक्चर है
डेटाबेस का, टेबल का, उसको स्कीमा बोलते हैं। और उसके अंदर जो वैल्यू हम लोग डालते हैं, जैसे उसका जो हमारे पास जो स्कीमा है, जैसे मान लो कलर, तो कलर में कौन सा कलर, जैसे मान लो ब्लैक है, तो जो ब्लैक है जो उसका एक्चुअल वैल्यू है उसको इंस्टांस बोलेंगे, और जो टेबल का स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे स्कीमा। जो उसका स्ट्रक्चर है उसको स्कीमा बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्कीमा। लेकिन जो वैल्यू उसमें हम लोग पुट करते हैं, जो वैल्यू उसमें रखते हैं टेबल के अंदर, वो हमारा वैल्यू इंस्टांस कहलाता है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, हमारा स्कीमा। द एक्चुअल डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस, इसको बोलते हैं इंस्टांस, इंस्टांस है। द लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस, बिल्कुल ये हमारा स्कीमा है। परफॉर्मेंस ऑफ डेटाबेस इंक्वायरीज, नहीं। द यूजर एक्सेस परमिशंस, नहीं। तो बी नंबर हमारा आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, विच एसक्यूएल क्वेरी रिटर्न्स यूनिक वैल्यूज फ्रॉम द सिटी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूनिक वैल्यू के लिए हम लोग किस कीवर्ड का यूज करते हैं, डिस्टिंक्ट। इसमें डिस्टिंक्ट नहीं है, इसको ऐसे ही काटो। इसमें डिस्टिंक्ट है, ठीक है, इसमें डिस्टिंक्ट नहीं है, इसको ऐसे ही काटो। इसमें डिस्टिंक्ट नहीं है, इसको ऐसे ही काटो। तो अगर आपको सिर्फ डिस्टिंक्ट कीवर्ड के बारे में पता है तो आप ऐसे ही इसको टिक मार दोगे। आप क्या करोगे, ऐसे ही इसको टिक मार दोगे। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द फॉलोइंग क्वेरी रिटर्न, सेलेक्ट काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट कंट्री। मतलब ऐसे कंट्री को काउंट करना है जो यूनिक है, उनके काउंट को बताना है फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर टेबल के अंदर से। टोटल रोज इन कस्टमर, नहीं। काउंट ऑफ यूनिक कंट्रीज इन कस्टमर, ओके। सम ऑफ ऑल कंट्रीज, नहीं। सम ऑफ नल कंट्रीज, नहीं। डिस्टिंक्ट है मतलब यूनिक, तो हमारा बी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ स्कीमा डिस्क्राइब द फिजिकल स्टोरेज ऑफ डेटा इन अ डेटाबेस। फिजिकल मतलब ये इंटरनल हो जाएगा, फिजिकल, जो फिजिकल इंटरनल हो जाएगा। जो एक्सटर्नल स्कीमा है ये यूजर व्यू करता है, यूजर व्यू। जो कंसेप्चुअल है या फिर लॉजिकल है, लॉजिकल, जो कंसेप्चुअल है या फिर लॉजिकल है वो हमारा क्या हो जाएगा, लॉजिकल। ये हमारा जो डेटाबेस का इंटरनल डिजाइन है उसको दिखाता है। तो इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनल स्कीमा हो जाएगा। याद कर लो, जो एक्सटर्नल स्कीमा है वो व्यू करता है, मैंने आपको बताया है, जो एक्सटर्नल स्कीमा है वो व्यू करता है, यूजर व्यू। कंसेप्चुअल लॉजिकल स्ट्रक्चर को करता है, और इंटरनल फिजिकल को करता है। तो फिजिकल हमारा पूछा गया तो इसका क्या हो जाएगा, इंटरनल आंसर हो जाएगा। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट डेटाबेस स्कीमा फ्रॉम डेटाबेस इंस्टेंस। तो मैंने आपको स्कीमा के बारे में बताया कि जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर है वो स्कीमा है, जो एक्चुअल वैल्यू उसमें डालते हैं उसको इंस्टांस बोलते हैं। स्कीमा इज द डेटा एट द मोमेंट, इंस्टांस इज डेटाबेस स्ट्रक्चर, उल्टा बोल दिया है। स्कीमा इज द डेटाबेस स्ट्रक्चर, इंस्टांस इज द डेटा एट द मोमेंट, बिल्कुल सही बात है। स्कीमा एंड इंस्टांस बोथ आर सेम, नहीं। स्कीमा इज द यूजर, भगाओ इसको, स्कीमा यूजर व्यू नहीं है, हमारा एक्सटर्नल जो व्यू है वो यूजर व्यू है, एक्सटर्नल व्यू। इंस्टांस इज द फिजिकल स्टोरेज, नहीं, खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ कोड्स 12 रूल्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस। देखो हमारे पास जो कोड था, एक साइंटिस्ट था, कोड्स का 12 रूल हमारे पास मिलता है 0 से लेकर 12 तक। हालांकि जो रूल है वो हमारा 13 है, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है तो 13 है, 0 से लेकर 12 तक जाता है, लेकिन इसको कोड्स के 12 नियम मानते हैं। तो बोला कौन कौन से नियम, इसमें कौन नियम नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, एसेस नहीं है, ट्रांजेक्शन नहीं है, कि फिजिकल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, सारे के सारे रूल्स को यहाँ लिख देता हूँ। पहले हमारे पास एक फाउंडेशन रूल है, इंफॉर्मेशन रूल, गारंटीड एक्सेस रूल, फिर हमारे पास है सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल्स, डायनेमिक ऑनलाइन कैटलॉग, कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज, व्यू अपडेटिंग रूल, हाई लेवल। तो कौन सा नहीं है, देखो इंफॉर्मेशन है इसमें, इंफॉर्मेशन सर्च करो, इंफॉर्मेशन रूल यहाँ है, ये तो हमारे पास है। एक्सेस रूल है, एक्सेस सर्च करो, एक्सेस 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 एक्सेस, यस, गारंटीड एक्सेस रूल यहाँ है, यहाँ है। ट्रांजेक्शन रूल है, ट्रांजेक्शन 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 कौन है, इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस, सब्सिक्वेंट लॉजिकल, इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस, डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस, सब नॉर्मल। ट्रांजेक्शन मुझे नहीं दिख रहा है एक बार के लिए। फिजिकल स्टोरेज, क्या फिजिकल स्टोरेज है, फिजिकल 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 डेटा इंडिपेंडेंस, फिजिकल 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 भी नहीं है, फिजिकल भी नहीं है। अब देखो जो ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन, इसको हम लोग मनी माइंडेड चीज भी बोलते हैं। ट्रांजेक्शन किसका होगा भाई, ट्रांजेक्शन किसका होगा, पैसे का होगा, राइट। तो लोकेशन ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी कांस्टेंट, सेपरेट, स्कीमा डोंट चेंज, स्कीमा स्कीमा, नो बाईपास रिलेशनल रूल्स। तो देखो जो ट्रांसपेरेंसी होता है, जो इंटीग्रिटी कांस्टेंट होता है, इसको इंटरनली हम लोग ट्रांजेक्शन के नाम से जानते हैं।
और कोई ट्रांजेक्शन होगा वो इंटीग्रिटी को फॉलो करेगा, राइट। तो इसके अंदर ये चीजें छुपी हुई हैं। तो ट्रांजेक्शन रूल भी हमारा होता है। आपको डायरेक्ट यहाँ कहीं ट्रांजेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, हालांकि आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, राइट। मैं यहाँ डेफिनेशन देख रहा हूँ, लोकेशन ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी कंस्टेंट सेपरेट, तो उससे हमारा ट्रांजेक्शन रूल पता चल जाएगा। लेकिन जो फिजिकल स्टोरेज रूल है, ऐसा कोई रूल नहीं है, जो हमारा आंसर हो जाएगा नॉट हमारा कुछ है। और देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ये 12 13, देखो 13 है, लेकिन शुरू होता है 0 से, 0 1 2 ऐसे जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 12। लेकिन है 13 रूल, लेकिन 12 पहुंच रहा है 0 से लेकर 12 तक, इसलिए इसको कॉर्ड्स का 12 रूल बोलते हैं। नेक्स्ट, which SQL constraint ensure that a column cannot have null values? और कौन बोलता है कि नॉन वैल्यू नहीं हो सकता है? यूनिक, अगर यूनिक बोल रहा है तो क्या नल नल होगा? नहीं, नॉट नल, मतलब नॉट नल बोल रहा है मतलब नल नहीं होना चाहिए। चेक मतलब चेक करने वाला, प्राइमरी की मतलब यूनिक, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नॉट नल। क्वेश्चन नंबर 63 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नॉट नल। नॉट नल मतलब नो एम्प्टी वैल्यूज, एग्जांपल इज नॉट नल, नहीं हो सकता है। यूनिक डुप्लीकेट नहीं, जैसे ईमेल। प्राइमरी की यूनिक प्लस नॉट नल, जैसे प्राइमरी की। आईडी हमारा हो गया फॉरेन की, रेफरेंस करता है दूसरे टेबल को। चेक वैल्यू कंडीशन को चेक करता है, जो एज है हमारा इससे ग्रेटर है कि नहीं, या जो दूसरे कंडीशन है उनको, राइट। डिफॉल्ट ऑटो फिल वैल्यू, डिफॉल्ट मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक जो वैल्यू आ जाए उसको, जैसे स्टेटस वेयर क्या है? डिफॉल्ट इसका एक्टिव, कि डिफॉल्ट में क्या है? एक्टिव रखो। नेक्स्ट, which constant is used to enforce uniqueness of values in a column but allows null? नल को अलाउ करता है, तो क्या प्राइमरी की हो जाएगा? नहीं, ये तो नल को अलाउ ही करता नहीं है। फॉरेन की हो जाएगा? नहीं, दूसरे टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिफॉल्ट हो जाएगा? नहीं, ये हो जाएगा क्या? यूनिक। और इस टेबल को आप याद कर लो। टेबल क्या करना है? याद करना। टेबल क्या करना है? याद। व्हाट इज अ व्यू इन एसक्यूएल? एसक्यूएल में व्यू क्या है? ए स्टोरेज प्रोसीजर, स्टोरेज है? नहीं। ए वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ क्वेरी, ए फिजिकल टेबल स्टोरिंग? नहीं। ए बैकअप, बैकअप नहीं। ए वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ क्वेरी। अब आप बोलोगे भैया यार अब कैसे इतना ऑप्शन को काट दिए? देखो, हमें क्या करना है? व्यू को बताना है। व्यू ए स्टोर्ड प्रोसीजर टू अपडेट टेबल्स, एक स्टोर्ड प्रोसीजर जिसके हेल्प से टेबल को स्टोर करते हैं। व्यू मतलब देखना, व्यू मतलब व्यू करना, उसको देखना, तो क्या उसमें स्टोर्ड प्रोसीजर हो जाएगा? नहीं, इसलिए मैं काटा हूं उसको, भगाओ। क्या फिजिकल व्यू मतलब देखने के बाद फिजिकल टेबल क्या करना है इसमें? बैकअप क्या करना है इसमें? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एसोसिएट पॉइंटर्स, कर्सर्स एंड लॉक्स? देखो, जो लॉक क्या होता है वो इंटीग्रिटी और ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करता है। ट्रांजेक्शन, इंटीग्रिटी और ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करता है, राइट। पॉइंटर्स नेविगेट मेमोरी, सही बात है। कर्सर्स हैंडल्स क्वेरी रिजल्ट, लॉक्स प्रिवेंट कनकरेंट कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लॉक नेविगेट्स क्वेरी रिजल्ट, नहीं। पॉइंटर्स नहीं। कर्सर प्रिवेंट्स डेडलॉक, लॉक्स नेविगेट टेबल्स, नहीं। लॉक इंटीग्रिटी को करता है, पॉइंटर्स एग्जीक्यूट क्वेरी, नहीं। पॉइंटर्स कर्सर्स एंड लॉक्स ऑल हैंडल ट्रांजेक्शन लॉक, नहीं। आंसर हमारा ए देखने को मिलेगा। आंसर में क्या आ जाएगा? ए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज ए ट्रिगर? ट्रिगर इन डेटाबेस, जैसे आप ऐसे कोई बोल रहा है कोई हमारे पास मूवमेंट या फिर कोई चीज ट्रिगर हो गया है, मतलब क्या हो गया? ए टूल टू ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज करने के लिए हमारे पास कोई चीज ट्रिगर हो गया, मतलब क्या हुआ? ट्रिगर मतलब क्या हुआ है? ऑप्टिमाइज, नहीं। ए कमांड टू बैकअप, बैकअप के लिए अलग चीज होता है, ट्रिगर नहीं होता। ए स्पेशल प्रोसीजर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन इवेंट, जैसे नहीं बोलते हैं कि कोई चीज ट्रिगर हो गया है, या फिर ट्रिगर हो जाएगा कब? जब कोई भी चीज गलती होगा, किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो अपने आप ट्रिगर हो जाएगा। तो बी हमारा आंसर देखने को मिल जाएगा, ये हमारा नहीं हुआ। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ ज्वाइन रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड द मैच रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल? हमारे पास ए है ज्वाइन, अगर लेफ्ट आउटर में ज्वाइन इसको बोलता हूं, तो सारे के सारे जो, जैसे देखो सारे के सारे जो लेफ्ट टेबल यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से इसको छोड़ दो, जो कॉमन इसको छोड़ दो, यहां से लेफ्ट टेबल में का सारा सारा ले लेगा, और जो इस राइट में से जो मैच हो रहा है उसको ले लेगा, मैच रिकॉर्ड, इसको बोलते हैं लेफ्ट। राइट में क्या होगा कि राइट के यहां से लेके यहां तक जो राइट के हैं सारा सारा ले लेगा, और जो मैच है उसको ले लेगा, उसको राइट बोलेंगे।
इनर मतलब जो दोनों में कॉमन हो, सबको ले लेगा। फुल मतलब सबको ले लेगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पढ़ सकते हो आप ओनली रोज एंड कॉलम, आप इसको पढ़ लो। आप क्या करना, इसको पढ़ लेना। मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। आपको इसको पढ़ना है, मैं साफ कर देता हूँ, इसको पढ़ लेना, ठीक है। इसको क्या करना है, पढ़ना है। इनर जॉइन क्या करता है, रिटर्न्स ओनली रो विथ मैचिंग वैल्यूज इन बोथ द टेबल्स। इनर मतलब दोनों में जो मैच करेगा, लेफ्ट में लेफ्ट वाला सारा का सारा और जो मैच करेगा, लेफ्ट वाला सारा का सारा और जो मैच करेगा। राइट में राइट वाला सारा का सारा और जो मैच करेगा। फुल में दोनों में, वो चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, दोनों में जो मैच कर रहा है, दोनों में जो मैच कर रहा है, राइट। नेक्स्ट व्हाट इज क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन का मतलब क्या है कि अगर यहाँ कोई वैल्यू है, इधर भी कोई वैल्यू है, तो एक वैल्यू इन सबसे कनेक्टेड हो, सबसे, इधर का एक वैल्यू सबसे कनेक्टेड हो, फिर एक वैल्यू है सबसे कनेक्टेड हो सबसे, फिर एक जो वैल्यू है वो सबसे कनेक्टेड हो, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस ज्वाइन। रोज विथ मैचिंग वैल्यूज फ्रॉम बोथ साइड, नहीं। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, सही बात है। ओनली रोज विथ नन, गलत। रोज गलत, हमारा बी नंबर आंसर देखने को मिलेगा। तो आप बोलोगे भैया आपको कैसे पता है कि क्रॉस ज्वाइन ऐसा होता है, तो क्रॉस ज्वाइन ऐसे होता है, आपको याद करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, याद। इसका समझने का कोई टेक्निक नहीं है। जो क्रॉस ज्वाइन होता है, जो क्रॉस ज्वाइन होता है, उसकी फंक्शंस क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, आपको उसको याद करना पड़ेगा। अगर आप पहले से याद किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं किए तो आप इसको याद कर लीजिए। आपको क्या करना है, याद। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप नोट से पढ़ते तो आपको सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं काफी डिटेल में, विथ डायग्राम के साथ, तो चीजें आपको काफी आसान पड़ जाएंगी, काफी आसानी से आप इसको कर सकते हैं। और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। नेक्स्ट पीएल एसक्यूएल क्या है, ए प्रोसीजरल एक्सटेंशन टू एसक्यूएल यूज्ड इन ओरेकल डेटाबेस, ए टाइप ऑफ नो एसक्यूएल, नहीं। ए क्वेरी लैंग्वेज फॉर रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम टेबल, नहीं, ये तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। ए फ्रंट एंड डेवलपमेंट टूल, नहीं। इसका हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म ए प्रोसीजरल एक्सटेंशन ऑफ एसक्यूएल यूज्ड इन ओरेकल डेटाबेस। नेक्स्ट कंसीडर टू टेबल्स, हमारे पास काफी भयंकर क्वेश्चन है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एसक्यूएल क्वेरी, सेलेक्ट एम्प्लॉई का नेम, डिपार्टमेंट, अच्छा सिलेक्ट एम्प्लॉई डॉट नेम मतलब एम्प्लॉई का नेम, डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉई टेबल, लेफ्ट आउटर ज्वाइन डिपार्टमेंट ऑन एम्प्लॉइज का डिपार्टमेंट बराबर डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट। बहुत सारे लोग इस क्वेरी को समझ पाए ही नहीं है, राइट। तो ये है काफी भयंकर क्वेरी लेफ्ट आउटर ज्वाइन का, जिसका कहने का मतलब है कि एम्प्लॉई का नाम सेलेक्ट करो, डिपार्टमेंट का नाम सेलेक्ट करो एम्प्लॉई के टेबल से, और उसको लेफ्ट आउटर ज्वाइन करो डिपार्टमेंट में एम्प्लॉई के साथ। एम्प्लॉई का जो डिपार्टमेंट आईडी है वो बराबर होना चाहिए डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट आईडी से, राइट। तो ओनली एम्प्लॉई विथ मैचिंग डिपार्टमेंट, नहीं। ऑल एम्प्लॉइज विथ डिपार्टमेंट नेम्स वेयर अवेलेबल, नल अदरवाइज। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है। ओनली डिपार्टमेंट मैच टू एम्प्लॉई, नहीं। ओनली एम्प्लॉई विदाउट डिपार्टमेंट, नहीं। विदाउट डिपार्टमेंट कहां से, ऑल एम्प्लॉइज विद डिपार्टमेंट नेम्स आर अवेलेबल, अगर नहीं है तो नल। तो इस केस पे हमारा बी आंसर हो जाएगा।